बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के 5वें दिन के सेकंड लेक्चर के अंदर तमाम दोस्तों को हम खुश आमदेद कहते हैं। आप तमाम दोस्तों को हमने ये पॉइंट आउट किया कि वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल टॉपिक्स इब्तदा के अंदर वकालत के अंदर आपके लिए फैमिली लॉज का होगा, बिकॉज़ ये हर बंदे के आसपास नेबरहुड के अंदर इस नौयत के मुकदमे होते हैं, डाइवोर्स, कस्टडी, फैमिली मेंटेनेंस के मामलात वगैरह, जो आपको इब्तदा के अंदर लाइसेंस हासिल करते ही मिल सकते हैं। इसलिए फ़ैमिली लॉ की इब्तदा के अंदर अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक बंदा, एक साहब जिनको हम प्रोफेशन के अंदर जिन्होंने इन मामलात को दोनों साइड से डील विद किया हुआ है, वी आर वेरी लकी टू हैव विद अस अ लिविंग लेजेंड इन आवर प्रोफेशन, जनाब सुहेल शफीक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो एडिशनल सेशन जज भी रह चुके हुए हैं। उस साइड से भी मामलात ये सारे के सारे फैमिली के डील विद किए हुए हैं। एन आउटस्टैंडिंग लीगल प्रैक्टिशनर एज वेल, और वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हुए हैं। और सबसे ज़्यादा तुर्रा इम्तियाज़ मैं दोबारा करूँगा, एन आउटस्टैंडिंग लीडिंग प्रैक्टिशनर। सो एज नॉट ओनली फॉर नॉलेज बट ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंस कि पंजाब बार काउंसिल ने इनवाइट किया जनाब सुहेल शफीक साहब को, और हम यहाँ पे हमेशा की तरह ये कहते हैं, इफ़ यू वांट एक्सीलेंस इन दिस प्रोफेशन बी लाइक सुहेल शफीक साहब। सो सर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। सुहेल साहब, ओवर टू यू प्लीज़। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ कह दिया, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। बहरहाल, सो कमिंग टूवर्ड्स आवर टुडेज़ टॉपिक, जैसे अहमद साहब ने बताया आपको कि फैमिली लॉज जो है ये फॉर न्यू कमर्स और बिगनर्स, या शायद वाइल एंटरिंग इन दी लॉ लॉ जो है आपका एजुकेशन जो है लीगल एजुकेशन, उसमें दो चीज़ें यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही होती हैं नॉर्मली, एक क्रिमिनल साइड और सेकेंडली ये फैमिली लिटिगेशन, क्योंकि ये दो ऐसी हैं जो जिनके मतलब हम ज़्यादा मीडिया के अंदर देखते हैं। आप अगर जो चीज़ें डिस्कस होती हैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे या अदरवाइज जो डेली रूटीन में, वो इन दो फील्ड से रिलेटेड होती हैं, आइदर इट इज़ क्रिमिनल और इट इज़ फैमिली डिस्प्यूट। सेकेंडली एज ए न्यू कमर, और जो है वो आपके लिए ज़्यादा आसान भी है। वैसे आसान तो ये नहीं है, इसको बहुत अनफॉर्चुनेटली इसको बड़ी आसान फील्ड समझा जाता है फैमिली लॉज को, बल्कि हमारे जजेस जो हैं वो भी इसको बहुत लाइटली लेते हैं। इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है हार्ड कोर लिटिगेशन जिस तरह सिविल की होती है या अदरवाइज क्रिमिनल की, और कैजुअल वे में इसको लिया जाता है। हमारी तरफ से भी एज ए लॉयर भी इसको बड़ा कैजुअल से लिया जाता है फैमिली को, जी वो क्या है जी, बच्चों की मेंटेनेंस है और डिवोर्स है और ये वो। हालांकि अदरवाइज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रूशल एरिया ऑफ लिटिगेशन है, क्योंकि हम इसकी इम्पोर्टेंस को शायद अभी नहीं समझ रहे। वक्त के साथ साथ अब हमें इसका अंदाज़ा होगा, आप लोग जब फील्ड में आएंगे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम जो है वो बड़ी तेज़ी से जवाल का शिकार हो रहा है और तोड़ फोड़ हो रही है उसके अंदर, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो रोल है वो लेजिस्लेशन का है और हमारे इस तरह लिटिगेशन का है। जिस तरह ये लेजिस्लेशन और लॉ जो होते हैं ये ट्रेंड सेटर होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन है जो शायद हमने वेस्ट से फॉलो की है, वहाँ से मुतासिर होकर अपनी वैल्यूज़ को छोड़ते हुए, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। खैर वो आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाइएगा आगे जाके। अगर आप नोट करेंगे तो इवन 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 इन लाहौर द रेशो ऑफ डिवोर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो केसेस हैं उनकी फाइलिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शायद उसकी वजह दीगर अवामिल के साथ साथ कुछ एक ये भी है कि लेजिस्लेशन में इस तरह के कुछ फ्लॉज हैं जो मैं समझता हूँ हैं, बाकी आप लोग मेरे से डिस्कस कीजिएगा। तो कुछ जो चीज़ें हैं जो शायद होनी चाहिए और वो प्रैक्टिकेबल नहीं हो रही, वो लॉ के अंदर मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, वो हम आके डिस्कस करते हैं। आप सब लोग लॉ ग्रेजुएट्स हैं, आपने ये लॉज तो पढ़े होंगे और फैमिली कोर्ट एक्ट भी पढ़ा होगा और सारा। एक स्पेसिफिक फैमिली लिटिगेशन के लिए, एंड इफ़ यू आर डीलिंग ओनली विद द फैमिली डिस्प्यूट्स एंड द लिटिगेशन, सो कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आपको चाहिए।
दीज आर ओनली 4-5 जो मैं आपको अभी बताता हूँ। नेक्स्ट निकालिए। मसलन ये देखिए, दीज आर दी 5 और 6 लेजिस्लेशन जिनकी इम्प्लीमेंटेशन है इस फील्ड के अंदर। नॉर्मली तो लोग यही समझते हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, जिसको पहले वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट कहते थे, अब ये इसका नाम फैमिली कोर्ट्स एक्ट है। दिस इज़ द मेन जो एक्ट है। इसके तहत फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 हैं, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है। अच्छा, एक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है। ये छोटी छोटी चीज़ हैं, ये भी आपके ज़रूर नॉलेज में होने चाहिए। और आप को मैं आगे चल के बताऊँगा कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है, और उसमें क्योंकि हम उसको पढ़ते बहुत कम है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट तो बेसिकली ये वो लॉ है जो सारा इसमें आगे प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है कि कैसे केस जो है वो फाइल होगा, उसका आगे फर्दर प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होना है, क्या क्या स्टेप्स लिए जाने हैं। तो और उस रूल्स के जो हैं वो रूल्स आगे फर्दर उसकी प्रोसीजर को एलेबोरेट करते हैं। सिमिलरली द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है सारा। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट काइंड ऑफ केसेस आर विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ ए फैमिली कोर्ट। ये एरिया जो है, चीज़ें वक्त के साथ साथ डेवलप होती हैं, लॉज डेवलप होते हैं, और उनकी वक्त के साथ साथ जो है ना वो तशरीह बट के अंदर उसकी एलेबोरेट होती रहती हैं चीज़ें। पहले इसका बड़ा माइन्यूट सा होता था कि मतलब जो एक शेड्यूल दिया गया है सेक्शन 5 के अंदर फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये केसेस जो हैं ये फैमिली कोर्ट सुनेंगे। जैसे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डॉवर, मेंटेनेंस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड कस्टडी ऑफ माइनर। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ इवॉल्व हुई, उसके अंदर फिर ऐड हुई। जैसे आप देखें कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम, ये पहले इसमें जुरिसडिक्शन में नहीं था। इसी तरह अगर आप देखेंगे द नंबर 9 पे लिखा हुआ है द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ द वाइफ एंड चाइल्ड लिविंग विद द मदर, और 10 पे है एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए कि शायद आप लोगों को प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीकेशंस आएंगी, ज़रूरत भी पड़ेगी। निकाहनामा एक कोर्ट है, सिविल कोर्ट, जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिसडिक्शन। सारी अदालतों की माँ कह लें, असल में सिविल कोर्ट है। जितनी कोर्ट्स बाकी और वो उसके ऑफ शूट्स हैं। इवन के पहले बैंकिंग कोर्ट्स भी अलहदा से नहीं होती थी, सिविल कोर्ट्स ही डील करती थी। इसी तरह तमाम मैटर्स को सिविल कोर्ट्स ही डील करती थी, इवन रेंट मैटर्स को भी, फैमिली को भी, सबको। फिर वक्त के साथ साथ लिटिगेशन बढ़ती गई, चीज़ों को आसान करने के लिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना और फैमिली कोर्ट्स अलहदा से सेटअप हो गए। फिर फैमिली कोर्ट्स का अंदर जो है उसकी जुरिसडिक्शन बढ़ती चली गई। अब निकाहनामा के अंदर अगर लिखा हो कि जी इन केस ऑफ डिवोर्स वो फ़लाँ प्रॉपर्टी या फ़लाँ मकान वो उसकी इंटाइटल होगी खातून जो है, तो पहले अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट आता था तो फैमिली कोर्ट उसको डील नहीं करती थी। वो कहते थे ये प्रॉपर्टी का मैटर है, ये आप सिविल कोर्ट जाएं। फैमिली कोर्ट तो सिर्फ तलाक को और मेंटेनेंस को और बच्चों की कस्टडी को देखने के लिए बैठी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे, वो पहले सिविल कोर्ट ही जाते थे। अब जुरिसडिक्शन इसकी वास्ट हुई। अगर आप इसका नंबर 10 देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा। निकाहनामा के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो फैमिली कोर्ट विल डील है। चाहे वो किसी गाड़ी की मलकियत का मसला है, चाहे वो किसी मकान का है, चाहे कोई और क्लेम है। इफ़ इट इज़ अराइजिंग आउट ऑफ निकाहनामा इट विल बी विद इन द डोमेन ऑफ फैमिली कोर्ट, नॉट द सिविल कोर्ट। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि जुरिसडिक्शन ऑफ द फैमिली कोर्ट इज़ एक्सक्लूसिव। जो मैटर्स फैमिली कोर्ट की जुरिसडिक्शन के हैं उनको कोई और कोर्ट डील नहीं कर सकती।
आप इसका पार्ट 2 देखेंगे तो इसके अंदर कुछ ऑफेंसेस भी लिखे हुए हैं, जैसे 334 है, 337A1, 342, 354, 346 एंड 352 ऐसा। ये ऑफेंसेस जो हैं ये तो बेसिकली क्रिमिनल कोर्ट्स का काम है, मजिस्ट्रेट्स का काम है, लेकिन ये वो ऑफेंसेस हैं विच रिलेट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस इज़ ऑफशूट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट, तो उसको भी इसके अंदर ही शामिल कर दिया गया है। लिहाजा ए फैमिली कोर्ट आल्सो एक्ट्स एज ए क्रिमिनल कोर्ट, राइट। और इन जराइम के तहत अगर कोई केस होगा तो वो भी फैमिली कोर्ट ही ट्रायल करेगी, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु कैन फाइल अ केस बिफोर द फैमिली कोर्ट। एक क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ द पार्टी। इसकी ये डेफिनेशन सेक्शन 21D में दी गई है, विच सेज कि पार्टी इंक्लूड्स एनी पर्सन whose presence as such is considered necessary for a proper decision of the dispute and whom the family court adds as a party for such dispute। नॉर्मली तो यही समझा जाता है कि फैमिली कोर्ट में मियाँ बीवी के झगड़े जाने और एक दूसरे के खिलाफ जो उनकी लिटिगेशन है फैमिली मैटर से रिलेटेड उसको हो जाएगी, लेकिन यहाँ पार्टी की डेफिनेशन को थोड़ा सा मज़ीद ब्रॉड कर दिया गया है। इसमें इट शैल इंक्लूड एनी पर्सन हुज प्रेजेंस एज सच इज कंसिडर्ड नेसेसरी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक खातून ने सामान जहेज का दावा दायर किया, उसने कहा कि मेरा हस्बैंड ने मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया और वो सामान जहेज उसके पास है, तो मुझे सामान दिलवाया जाए। तो नॉर्मली तो शी विल फाइल अ सूट अगेंस्ट हर हस्बैंड, ठीक है ना। अब अगर वो कहती है कि वो हस्बैंड जो है मेरा, वो मेरा सामान जहेज अपने एक दोस्त के फ्लैट पे रख के तो खुद चला गया दुबई, तो व्हाट विल शी डू। क्या उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए कि वो किसी और के पास रखवा के सामान और वो चला गया है, ही इज़ आउट ऑफ द कंट्री, तो क्या अब वो रेमेडी लेस हो गई। लॉ तो ऐसा नहीं, लॉ तो कहते हैं कि वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी। तो या इवन इफ इज़ हेयर इन पाकिस्तान, तो इवन देन भी वो उसने कहीं और अपने किसी रिलेटिव के पास सामान रखवा दिया है और उसके कब्ज़े में है। एक गाड़ी थी, वो गाड़ी उसने अपने भाई को दे दी और भाई उसका चलाता था। सो इस डेफिनेशन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इसके मुताबिक ना सिर्फ वो अपने हस्बैंड को पार्टी बनाएगी, बल्कि वो जिसके कब्ज़े में सामान है उसको भी पार्टी बना सकती। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसका रिश्तेदार ही हो, वो ज़रूरी नहीं है कि उसका ससुर है, वो ज़रूरी नहीं है उसका देवर या जेठ है, वो एनी पर्सन, इट शैल इंक्लूड एनी पर्सन। एनी पर्सन मीन्स जिसको वो समझती है कि इसको पार्टी होना चाहिए तो उसको पार्टी बना सकते। सो इसने एक विंडो दे दी है इसने इस डेफिनेशन में, वरना पहले हम इसको कन्फाइन रखते थे कि हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी और स्पाउस के दरमियान की लिटिगेशन है, ये इन दोनों के दरमियान हो। लेकिन चूँकि वक्त के साथ चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसे होता था कि जो है वो हस्बैंड की डेथ हो गई और जो सामान है वो उसके इन लॉज के पास पड़ा हो, तो फिर वो कहते थे कि हम तो पार्टी नहीं, हम तो स्पाउस की डेफिनेशन में नहीं आते। लेकिन इस डेफिनेशन की रूह से चूँकि उनके खिलाफ भी दावा किया जा सकता। इज इट क्लियर। तो पार्टी किसी को भी फैमिली कोर्ट में आप किसी को पार्टी बना सकते हैं, हाँ उसका कोई तलब ज़रूर हो, ये नहीं कि खाम खाया आप बना लेंगे। हाँ जी, उसने बैंक में, हाँ डेफिनेटली अगर उसने कहीं लॉकर में रख दिए हुए हैं और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या इज नॉट अवेलेबल, अगर तो वो है तो वो तो डायरेक्टली उसके खिलाफ, क्योंकि ऑपरेट उसने करना है लॉकर को। बट इफ़ इट इज़ नॉट देयर तो उसको ऑपरेट करने के फिर बैंक वालों को कहना पड़ेगा कि वो कोर्ट ही ऑर्डर करेगी उनको, और उसके लिए उनको पार्टी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक और सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग अभी पिछले दिनों डेवलप हुई। नॉर्मली आप देखते हैं कि ख़वातीन फाइल करती हैं सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या मेंटेनेंस अलाउंस या डावरी आर्टिकल्स कि जी मेरा सामान उसका पड़ा हो। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो दोनों तरफ ही होती हैं
मतलब कई केसेस भी हमने देखा कि एक खातून अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के चली गई, शी डजंट वांट टू लिव विद हर हस्बैंड एनी मोर, वो अपनी मर्ज़ी से चली जाती है। और वो चूँकि लीगली वो वाइफ है तो शी इज़ एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस अलाउंस, तो वो इंटेंशनली केस फ़ौरन फाइल नहीं करती कि मैं अपना जो है वो मेंटेनेंस अलाउंस बढ़ता रहे आफ्टर 1 ईयर में, क्योंकि वो किसी भी वक्त किया जा सकता है, इसके अंदर लिमिटेशन तो है नहीं। या उसका सामान पड़ा हुआ है उसके घर, हस्बैंड के, अब वो ज़ाहिर है उसका सामान जो पड़ा हुआ है उसके उसने कुछ जगह तो कवर की हुई है, एक कमरा या 2 कमरे उसने कवर किए, एंड शी सेज कि मैंने वापस नहीं आना। अब हस्बैंड को पता है कि ये सामान उसने किसी वक्त भी क्लेम करना है, वो दावा भी कर सकती है। अब वो उसको कहीं आग तो लगा नहीं सकता, कहीं फेंक नहीं सकता, उसने संभाल के रखा, अब वो उसका कस्टोडियन बनकर उसकी हिफाजत ही करता रहे क्या, और वो लेने भी ना आए, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? ही कैन आल्सो फाइल अ सूट। सूट यहाँ लाहौर में एक दावा दायर हुआ, सूट फॉर रिटर्न ऑफ डावर, उसने कहा मैं सामान वापस करना चाहता हूँ, ये लेने नहीं आ रहे। तो फैमिली कोर्ट ने वो दावा खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं, वो तो खातून आए दावा करेगी तो ले लेंगे, आप किस कैपेसिटी में आ गए। दैट सूट वाज डिसमिस्ड, बट व्हेन दैट ऑर्डर वाज असेल्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो हमारे एक बहुत प्यारे जज साहब थे जस्टिस शान गुल साहब, उनकी ये जजमेंट है, ये ज़रूर पढ़िएगा, इसका मैंने लिंक दिया हुआ, ये वेरी डिटेल्ड जजमेंट, और ये ज़रूर पढ़नी चाहिए आप सबको। इसके अंदर उन्होंने डिफ़ाइन किया सारी इसको, लॉ को पर्सन का है और हु कैन फाइल अ सूट, तो उसमें कहीं ज़रूरी या कहीं कन्फाइन नहीं किया कि सिर्फ फीमेल या खातून ही दावा कर सकती है, मेल भी कर सकती है। तो वो फिर उन्होंने वो दावा जो था ऑर्डर नीचे फैमिली कोर्ट का वो सेटिस्फाइड किया, उन्होंने कहा कि इसको मेरिट पे फैसला करें। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन अक्सर आपको आएगा, लोग आपसे पूछेंगे, खातून दावा करना चाहती है, वो अमेरिका में है, तो क्या करेगी, कैसे करें? पावर ऑफ अटॉर्नी, एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो वकील का होता है, एक है स्पेशल पावर ऑफ, अपने किसी को अटॉर्नी अपॉइंट कर सकते। तो पहले ये था कि जी डिवोर्स तो खातून ले रही है, तलाक मांग रही है, वो यहाँ है ही नहीं, वो कैसे तलाक, उसके ब्याह पे कोई और कैसे तलाक ले सकता है? लेकिन फिर इस पे काफ़ी जजमेंट्स आई और उन्होंने इसको तशरीह जो की वो यही कि थ्रू अटॉर्नी शी कैन क्लेम एनी राइट्स, जो यहाँ होते हुए वो कर सकती थी वही एज ए अटॉर्नी भी कर सकती। और दूसरा, ज़रूरी नहीं कि वो अगर बाहर है, मुल्क से बाहर है, तभी वो अटॉर्नी दे सकती है, वो किसी और वजह से भी दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ अ पर्दा नशीन लेडी और शी सेज कि मैं नहीं जाना चाहती कोर्ट्स के अंदर, ये कचहरी में नहीं जाना चाहती, मैं पब्लिकली इतना मैं नहीं जाना चाहती, तो वो अपना अटॉर्नी अपॉइंट करके शी कैन फाइल अ सूट। ये एक जजमेंट आप इस पर नोट कर लीजिएगा, इसी पॉइंट पे थी, क्योंकि इस पर ये ऑब्जेक्शन आई थी कि ये अटॉर्नी के थ्रू जो है वो दावा नहीं हो सकता, बट द कोर्ट हेल्ड दैट अटॉर्नी के ज़रिए दावा दायर भी किया जा सकता है, एविडेंस भी हो सकता है। अब मैंने जैसे आपको बताया वो ज्यूरिसडिक्शन का आ गया, इससे आगे ये कैजुअल आ गया, इससे आगे चलते हैं जी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा दावा कहाँ होना है। नॉर्मली आप लोगों ने ये सुना होगा कि जी खातून जो है वो कहीं भी दावा दर कर सकती है, शायद आप लोगों ने ये सुना हो, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें सिविल, आप अदरवाइज कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन देखें सिविल केसेस में या अदरवाइज जुरिसडिक्शन कहाँ होती है। मसलन आपका डिस्प्यूट लाहौर का है, तो आप लाहौर में ही दावा करना है ना, कॉमन सेंस भी यही है और अदरवाइज लॉ भी यही कहेगा। आप ये तो नहीं कि आप उठ के जाके हफ्साबाद में कर लें या गुजरावाला में कर लें या फैसलाबाद में कर लें, जहाँ का डिस्प्यूट होगा वहीं करेंगे। तो सिविल में तो ये है कि जहाँ प्रॉपर्टी जिस जुरिसडिक्शन, जिस डिस्ट्रिक्ट की जुरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो वहाँ पे होगा, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई वहाँ पे होगा, ये प्रिंसिपल्स हैं सिविल साइड। तो फैमिली में भी ऑलमोस्ट यही है, लेकिन अब हम लोगों ने कुछ भी अंदर लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी फॉर कन्वीनियंट करने के लिए ख़वातीन के लिए कि जी वो कहीं भी दावा कर सकती। उसकी वजह क्या थी? आमतौर पे हमारे यहाँ होता ये है कि शादी करके
ख़वातीन जो हैं वो दूसरे घर जाती हैं, और बाज़ औक़ात वो घर उस शहर में नहीं होता। एक बच्ची की यहाँ से शादी हुई लाहौर से, वो फैसलाबाद चली जाती है, वो गुजरांवाला चली जाती है, वो कराची चली जाती है। अब वहाँ डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं, उसको वहाँ पे लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं, वहाँ पे अकेली है। अब वो वहाँ से बीइंग अफ्रेड या ऑफेंडेड या किस भी हालत में वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आती है। नो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हर कि वो दोबारा वहाँ जाके केस दायर करे, कराची जाए या वहाँ जाए, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पैदा हुई है। जनरल प्रिंसिपल तो यही है, फिर कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पैदा हुई, फिर वहाँ जाके दायर करे और फिर हर डेट पे जाए। पहले यही होता था। इससे लोग खौफज़दा भी होते थे, और बाज़ औक़ात ख़वातीन जो थी वो बेचारी दावा दायरी इस वजह से नहीं करती कि कौन धक्के खाने जाए, हर तारीख पे मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, मेरा इतना एक्सपेंसेस आएंगे, मुझे जाना पड़ेगा। उसके लिए फिर लॉ में ये अमेंडमेंट हुई। वो यह रूल 6 अगर आप देखेंगे, ये वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रूल, और आपको पता होना चाहिए कि किस सूरत में कहाँ दावा दायर है। जनरल प्रिंसिपल ये है, द कोर्ट विच शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई अ सूट विल बी दैट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टी रीजन, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा ये है कि वेयर द पार्टीज रिजाइड और लास्ट रिजाइड टुगेदर। अच्छा हाँ, ये अब थर्डली नीचे एक प्रोवाइजो है, ये बाद में ऐड हुआ प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो ये कहता है कि इन ए सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डावर द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द वाइफ ऑर्डिनरीली रिजाइड्स शैल आल्सो हैव दिस। इस प्रोवाइजो की वजह से खातून के लिए थोड़ी आसानी पैदा कर दी गई कि वो नॉर्मली जहाँ रहती है वहाँ भी कर सकती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि बच्ची की शादी हुई, यहाँ से वो अपने शादी करके कराची चली गई, अब वहाँ कुछ अरसा रही, इवन उसका आईडी कार्ड पे एड्रेस भी चेंज होकर कराची का आ गया, वो वहीं रहने, उसके बाद 2-4 साल बाद उसके लिए प्रॉब्लम पैदा होती है, वो वापस लाहौर आती है, तो अब वो क्या वो लाहौर दवा कर सकेगी? एज पर दिस प्रोवाइजो शी हैज़ गॉट द जुरिसडिक्शन कि वो लाहौर में भी फैमिली कोर्ट ऑफ लाहौर हैज़ द जुरिसडिक्शन कि वो दावे को एंटरटेन कर सकते। लेकिन इसमें दो एक चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ सिर्फ दो तरह के दावों का जिक्र किया गया है, एक है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और दूसरा है डावर। बाकी भी तो दावे हो सकते हैं ना, जैसे मेंटेनेंस अलाउंस है और कस्टडी ऑफ माइनर्स है, उनका यहाँ जिक्र नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि ये प्रोवाइज़ो, इस प्रोवाइज़ो का खुलासा ये है कि किसी भी जगह पे जहाँ खतून चाहे वो दायर कर सकती है, जहाँ भी वो रहती है, चाहे वहाँ पे उसका कोई भी नहीं। ये फैसिलिटी उसको सिर्फ उन केसेस में हासिल है, दो तरह की, जहाँ वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा कर रही है, तलाक मांग रही है, या हक महर मांग रही है, या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के साथ बाकी चीज़ें मांग रही है, तो फिर वो कहीं भी कर सकती है। लेकिन अगर उसका दावा इन दोनों में नहीं आता हो, अगर वो सिंपल मेंटेनेंस अलाउंस क्लेम कर रही है, तो फिर उसकी चॉइस नहीं है कि वो जहाँ मर्जी दावा करता है। फिर वो ऊपर वाली जो 3 कैटेगरीज उनमें से किसी एक में आएगा, दो कैटेगरी, या तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई या जहाँ पे वो रहते रही है। लिहाजा ये एक गलत फहमी हमारे यहाँ दोस्तों में पाई जाती है कि जी खातून जो है वो कोई भी दवा कहीं नहीं कर सकती, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चों की कस्टडी का उसने केस करना है, तो ये उसकी चॉइस पे नहीं होगा। वो ऊपर जो है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई या जहाँ पे उनकी लास्ट में शी डिसाइडेड, इन दो कैटेगरीज में फॉल करेगा। प्रोवाइजो विल नॉट हेल्प अप। ठीक है, सिमिलरली सेक्शन 7 जो है, अब अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज़ आपको तो, पहले हर क्लेम जो है उसका सेपरेट सूट होता है, यानी अगर वो तलाक मांग रही है तो तलाक का अलहदा से दावा, सामान जहेज का अलहदा से दावा, खर्चे का अलहदा से दावा, बच्चों की कस्टडी का अलहदा से, तो ये 4-5 केस बन जाते हैं। इस सेक्शन ने थोड़ी सी और आसानी ये पैदा कर दी कि ये सारे क्लेम्स, ऑल क्लेम्स रिलेटिंग टू डारी, मेंटेनेंस, डावर, पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग ऑफ वाइफ, ये सारे एक ही केस के अंदर, एक ही प्लेंट के अंदर किए जा सकते हैं। राइट, यानी अगर खातून ने सिर्फ एक केस फाइल करना है एंड शी कैन
डिमांड एवरीथिंग जो भी उसका वो समझ दिया राइट, इवन इंक्लूडिंग द कस्टडी ऑफ द माइनर, सब इस एक प्लेंट के अंदर आ सकती हैं रिगार्ड अकॉर्डिंग टू दिस। अब आगे एक और जो है वो ये भी वक्त के साथ डेवलप हुई चीज़ कि अक्सर औकात भी होता था कि मेंटेनेंस का दावा या दूसरा दावा डिग्री हो गया, तो जो हस्बैंड है या जजमेंट डेटर है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वो पेमेंट नहीं करते। तो पेमेंट के लिए मोड या तरीकाकार वही है जो सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। तो सिविल प्रोसीजर कोड में यही है कि अगर आप जजमेंट डेटर है और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा सकती है, ऑप्शन की जा सकती है, वो सारा। तो लोग क्या करते थे कि लोग पता है कि मेरे खिलाफ ये डिग्री होना ही होना है, बच्चे हैं या बीवी है या उसके उसको खर्चा तो मिलना है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देते थे, या बेच देते थे या अपने किसी रिलेटिव के नाम ट्रांसफ़र कर देते। तो अगर कल को जब डिग्री हो तो हम कहें जी हम तो कंगले हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मेरे नाम में ना पास कोई प्रॉपर्टी है ना मैं कुछ। उस चीज़ को रोकने के लिए ये सेक्शन ऐड हुआ, सेक्शन 21A। ये सेक्शन ये कहता है कि द फैमिली कोर्ट मे पास एन इंटरिम ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन सूट एंड एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ सूट, the preservation of which is considered necessary for satisfaction of the decree if and when passed। डिग्री पास नहीं हुई अभी, डिग्री पास होने से पहले कोर्ट जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने या प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि उसकी आगे फर्दर एलिनेशन, उसकी सेल, उसको फरोख्त होने से रोकने का ऑर्डर कर सकती है। केस अभी दायर हुआ है और आप कहते हैं कि बच्चे ने केस फाइल किया है मेंटेनेंस का अपने फादर के ख़िलाफ़, या बीवी ने किया हस्बैंड के ख़िलाफ़, और वो कहती है कि मुझे खदशा ये है कि जब दावा डिग्री होगा तो मेंटेनेंस हमें देने की से पहले ये मुल्क से फ़रार हो जाएगा, ये अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के चला जाएगा, इसको रोकें। इस सेक्शन के तहत कोर्ट जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टे कर सकती है, इंजंक्टिव ऑर्डर पास कर सकती है कि ड्यूरिंग द डिसीजन टिल द डिसीजन ऑफ द केस वो प्रॉपर्टी ना बिक सकती है, ना उसको आगे फर्दर ट्रांसफर एलिनेट किसी सूरत भी नहीं हो सकती। ठीक है, इससे ये है कि वो डिग्री जो कल होनी है वो डिफीट नहीं होगी, उसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो जाएगी। अब जी नेक्स्ट इज द कोर्ट फी। नॉर्मली इन द सिविल केसेस तो कोर्ट फीस प्रोवाइडेड है, बहरहाल यहाँ पे फैमिली कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है 15 रुपये की कोर्ट फीस लगनी होती है, दैट्स ऑल। अच्छा, अब आते हैं जी प्लेंट के ऊपर। आई विल नॉट वेस्ट द टाइम हेयर। सिंपल वही है कि प्लेंट क्या है, दावे को कहते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये पर्टिकुलर होना चाहिए, वो तो नॉर्मली सबको पता होगा कि क्या है। उसके अंदर आपने प्लेंटिफ का पूरा नाम और एड्रेस और देना है, इसी तरह डिफेंडेंट का देना है, और साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस वगैरह देनी है। ये देखिए सेक्शन 7 ये प्लेंट का ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। The plaint shall contain all material facts relating to the dispute and shall contain a schedule giving the number of witnesses intended to be produced in support of the plaint, the names and address of the witnesses and brief summary of the facts। यानी प्लेंट के अंदर ही आपने गवाहान के नाम भी देने या लहरा से उसके साथ अटैच करने। The plaint shall be accompanied by as many duplicate copies thereof including the schedule and the list of documents referred to एज देर आर डिफेंडेंट्स इन द सूट। जितने डिफेंडेंट्स होंगे उतने साथ में आपने उसकी कॉपियाँ लगानी है ताकि उनकी तमील हो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं रिटन स्टेटमेंट। दावा दायर हुआ, दावा दायर होने के बाद उसकी ज़ाहिर समनिंग है, समनिंग के बाद जब डिफेंडेंट आता है तो डिफेंडेंट ने क्या करना है, ही विल फाइल द रिटन स्टेटमेंट, उसने जवाब दाखिल करना है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए वर्डिंग देखिए सेक्शन 8 की, द डिफेंडेंट शैल अपीयर बिफोर द फैमिली कोर्ट एंड फाइल रिटन स्टेटमेंट, ए लिस्ट ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ एविडेंस, एंड इन केस द रिटन स्टेटमेंट इज़ नॉट फाइल्ड ऑन दैट डेट। अब ये पहली डेट पे उसके लिए ज़रूरी है फाइल करना। एंड इफ़ ही फेल्स टू डू सो, उसके आगे लिखा हुआ द फैमिली कोर्ट में फॉर एनी सफिशिएंट रीजंस विच प्रिवेंटेड द डिफेंडेंट फ्रॉम सबमिटिंग द रिटन स्टेटमेंट
allow the defendant to submit the written statement and the documents on the next date which shall not exceed 15 days. ये किसी लॉ में इस तरह नहीं लिखा हुआ, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि पहली तारीख पे अगर आप डिफेंडेंट के वकील हैं तो याद रखिए कि पहली तारीख पे आपको जवाब दवा दे देना चाहिए, और अगर उस तारीख पे आप नहीं दे सकते तो फैमिली कोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की डेट दे सकती है। इससे ज़्यादा की डेट अगर वो देगी कोर्ट तो दैट विल बी एन इलीगल ऑर्डर, जिसको चैलेंज भी किया जा सकता है कि ये इलीगल है। लॉ के अंदर उस क्लियर है कि इट शैल नॉट एक्सीड 15 डेज। एक डेट का ही आपको मिल सकेगी फॉर सबमिशन ऑफ डिफेंडेंट। अगर आप प्लेंटिफ हैं, अगर आप मुद्दईयान की तरफ से हैं, तो आप इसी को यूज़ करते हुए उसका राइट ख़त्म करवा सकते हैं कि 15 डेज से बियॉन्ड जाके जवाब दवा नहीं दे सकते। और अगर आप डिफेंडेंट हैं तो फिर आपको मोहतात रहना चाहिए कि आपने इसी पीरियड के अंदर जवाब दवा देना है। अगर इससे बाहर चले गए तो आपका राइट क्लोज हो सकता है। अब देखिए ये रूल्स, if the defendant fails to submit the written statement on or before the date under subsection 1, the defense of the defendant shall stand struck off and the family court shall decide the case under the law. ठीक है। अब अगर उसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जवाब दवा नहीं दिया गया तो कोर्ट आपका डिफेंडेंट का राइट क्लोज कर सकती है। अब आगे चलते हैं कि व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन द रिटन स्टेटमेंट। मैं इसको मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। एक जैसे खातून दावा दायर करती है, इसी तरह मेल के पास भी एक राइट है कि वो दावा दायर करे। जैसे खातून कहती है कि जी इसने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर से निकाल दिया और इसने मुझे बेदखल किया हुआ है, मुझे फोर्सिबली ये हैज़ किक्ड आउट मी फ्रॉम द हाउस। दूसरी तरफ डिफेंडेंट ये कहता है कि जनाब ये तो अपनी मर्ज़ी से छोड़ के चली गई, मैं तो इसको आज भी बसाना चाहता हूँ घर। एंड अ मेल कैन आल्सो फाइल अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, उसको कहते हैं। पहले जैसे मैंने बताया यही होता था कि खातून तलाक का दावा दायर करती थी और मर्द इधर से वो ये बाजू दावा, इसको बाजू दावा कहते हैं उर्दू में, बाजू दावा, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वो लड़के की तरफ से ये दावा दायर हो जाता था और फिर दो सेपरेट केस चलते, राइट, या फिर बाद में उनको इकट्ठे कर दिया जाता था, लेकिन दो अलग अलग से केस फाइल होते। अब इसके अंदर उन्होंने ये आसानी पैदा कर दी, जैसे खातून के लिए ये आसानी पैदा कर दी कि एक ही दावे के अंदर वो सारे क्लेम कर सकती है। इसी तरह यहाँ डिफेंडेंट के लिए या हस्बैंड के लिए ये आसानी आ गई कि वो जब खातून के दावे का जवाब देगा तो उसको अलहदा से बाजू दावा या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जवाब के अंदर ही इस चीज़ को क्लेम कर लेगा, राइट। बाजू दावा क्या है? बाजू दावा ये है कि मैं इसको बसाना चाहता हूँ तो कोर्ट इसको कहे कि जी ये मेरे साथ रहे एज ए वाइफ, तो ये जो है इसके लिए उसको अलहदा से केस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जवाब दावे के अंदर ही इसको क्लेम कर सकते। अब आ जाते हैं आगे कि अगर दो सूरतें हैं, डिफेंडेंट जो है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट या ट्रायल एब्सेंट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और अगर उसकी एब्सेंस में केस डिग्री हो जाता है तो देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एंड व्हाट आर द रेमेडीज। सबसे पहले तो ये कि इफ़ द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स बाय द फैमिली कोर्ट फॉर देन इट इज़ प्रूव दैट द समन रेमेडीज, तो कोर्ट कैन प्रोसीड एक्स पार्टी। उसकी रेमेडी क्या है? वेयर द फैमिली कोर्ट हैज एडजर्न्ड द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी एंड अ डिफेंडेंट आर before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may, upon such terms of the family court directs, be heard in answer to the suit and if he had appeared on the day fixed for his appearance. सेक्शन 5A ज़हन में रख लीजिए कि अगर एक्स पार्टी प्रोसीड हो गया है तो उसकी रेमेडी यही है कि वो फॉर सेटिंग साइड एक्स पार्टी फैमिली कोर्ट को दरख्वास्त दे सकता है और कोर्ट जो है वो उसको अलाउ कर सकती है। Similarly, if the case has been decided against him ex party, ये तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है कि केस चल रहा है, उसके खिलाफ एक्स पार्टी हो गया, वो प्रोसीडिंग सेट साइड करवा के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक्स पार्टी डिग्री है कि अगर केस फैसला हो गया अल्टीमेटली और आपको डिफेंडेंट कहता है जी मेरे तो नॉलेज में ही नहीं आया, देन ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 7 in any case in which a decree is passed ex parte against the defendant,
he may apply within 30 days of the service of notice under subsection 7 of the passing of the decree to the family court. अब आगे चलते हैं। अब इसकी लिमिटेशन है कि कितने अरसे के अंदर ये वो दरख्वास्त दे सकता है। एक्स पार्टी डिक्री और प्रोसीडिंग मे फॉर सफिशिएंट बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड विद इन 30 डेज। अब ये 30 डेज स्टार्ट कहाँ से होने हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मसलन एक शख्स जो है वो आके उसके ख़िलाफ़ मेंटेनेंस का दावा डिग्री हो गया और वो आके 1 साल के बाद सेटिंग साइड की दरख्वास्त देता है कि मुझे पता नहीं चला। अब पता ना चलने की कई सूरतें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात प्लेंटिफ खुद ही उसका एड्रेस ही गलत दे देते हैं ताकि उसकी सर्विस ना हो, या वो मुल्क से बाहर है और बताते नहीं कि वो मुल्क से बाहर है, या किसी दूसरे शहर में है, या कोई और किसी वजह से उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड हो गया, उसके खिलाफ फैसला हो गया, उसके खिलाफ डिग्री आ गई। अब वो आके उस यहाँ लॉ कहता है कि विद इन 30 डेज ही कैन असेल दैट डिग्री, लेकिन उसके नॉलेज में 4 महीने बाद आएगा या 6 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा। तो याद रखिए कि ये 30 डेज का पीरियड विल स्टार्ट टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉलेज। वो नाउ ही हैज़ टू प्रूव कि जी मेरे नॉलेज में अब आया, और यहाँ से 30 डेज स्टार्ट हो रहे हैं और विद इन 30 डेज जो है वो मैं उसको अप्लाई करूँ। अब है समटाइम्स सूट जो है वो नॉन अपीयरेंस की वजह से खारिज हो जाता है। उसमें नॉन अपीयरेंस में कई वजूहत हो सकती हैं। बाज़ का हम एज ए लॉयर उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि क्लाइंट तो हर डेट पे नहीं आता और आप भी नहीं पहुंच पाते कोर्ट, किसी और जगह बिजी हैं, आपका क्लर्क भी नहीं पहुंचा और जज साहब ने दावा खारिज कर दिया अदम पैरिक, उसको अदम पैरिक ड्यू टू नॉन अपीयरेंस। तो उसकी रेमेडी जो है वो रूल 12 के अंदर मौजूद है। वेयर द प्लेंटिफ मेक्स डिफ़ॉल्ट इन अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट द सूट में बी डिसमिस्ड इन डिफ़ॉल्ट एंड द कोर्ट में रेस्टोर द सूट डिसमिस्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑन एप्लीकेशन मेड टू विद इन 30 डेज। अगर आपकी गलती से दावा खारिज हो गया है तो 30 डेज़ के अंदर अंदर दरख्वास्त देकर उसको रेस्टोर करवा लें। ये जितनी दफ़ा खारिज करवाएंगे जितनी दफ़ा आप खारिज करवा लें, बस दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट समझती है कि अगर आपने मजाक बनाया हुआ है इसको तो कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकती है ना। ज़रूरी तो नहीं कि आपने दरख्वास्त दी तो कोर्ट ने एक्सेप्ट ही करनी है। कोर्ट तो आपकी पहली दरख्वास्त भी रिफ्यूज़ कर सकती है कि आप इंटेंशनली नहीं पेश हो रहे, या आप यू आर ट्राइंग टू ड्रैग दी मैटर, उसको डिले करना चाह रहे हैं और आप जानबूझ के खैरादर हो जाते हैं, फिर वो फैसला हो जाता है, फिर आगे सेटिस्फाइड की दरख्वास्त दे देते हैं, फिर दरख्वास्त। तो समटाइम इस तरह के टेक्स्ट यूज़ होते हैं और समझदार वकील कर लेते हैं इस तरह, तो फिर उनको अब काउंटर भी आपने करना है। अच्छा, अब आगे ये है कि इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस। अब बीइंग ए काउंसल फॉर दी माइनर्स और अ फीमेल, जब आप केस फाइल करेंगे तो सबसे पहला आपकी बच्चों की नीड्स को पूरी करने की रिक्वायरमेंट ये होती है कि भी इनका ख़र्चा जो है महीने का वो मिलना शुरू हो जाए। ठीक है ना। फैमिली मैटर्स के अंदर जहाँ पे इस तरह क्लैशेस आते हैं तो सबसे पहले ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो होता है वो बच्चों के ख़र्चे की होती है कि अब उनका ख़र्चा कैसे चलेगा, इफ़ दे आर स्कूल गोइंग, या वैसे अदरवाइज उनकी डेली नीड्स कैसे पूरी होंगी। नॉर्मली ख़वातीन वर्किंग लेडीज़ ज़्यादा नहीं होती और डिपेंडेंट होती हैं, या अगर हैं भी तो शायद वो इतनी ज़्यादा नहीं कि सब सेपरेट जो है वो घर अफोर्ड करते हुए बच्चों को भी पाल पोस सकें। एंड इवन अदरवाइज़ बच्चों की जिम्मेदारी तो बाप की है, तो लिहाजा उससे मेंटेनेंस अलाउंस लेना है। तो ये पहले दिन जब आपने केस फाइल करना है फ्रॉम द साइड ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन, बच्चों, और हाँ ये भी मैं बता दूँ कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी प्लेंटिफ्स में शामिल होंगे, यानी जो सूट फाइल होगा उसमें वो बच्चों के नाम भी होंगे, दे विल बी प्लेंटिफ्स। और उसके साथ ही आप क्लेम करेंगे इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस। इंटरम इसलिए कहते हैं कि दैट इज़ नॉट फाइनल, वो टेंटेटिव होता है। मिसाल के तौर पर एक खातून ने दावा दायर किया, बच्चों ने किया, उसने कहा जी मेरा हस्बैंड बड़ा वेल्दी रिच आदमी है और हमारा जो है वो हमें 100,000 पर मंथ जो है वो खर्च दिया जाए। अब ये दोनों सूरतें हैं कि वो सही कह रही होगी और वो इतना अफोर्ड भी कर सकता होगा, और दूसरी सूरत ये है कि वो गलत कह रही हो, वो इतना अफोर्ड ही ना कर सकता हो, उसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन इतनी ना हो, जो नॉर्मली यहाँ होता है।
हमारे यहाँ ये होता है लिटिगेशन के अंदर, जब आप आएंगे देखेंगे कि ख़वातीन की तरफ से ये होता है कि जी ये बहुत अमीर आदमी है, ये अरबपति है, ये इतने पैसे बड़े इजीली अफोर्ड कर सकता है, वो मैक्सिमम डिमांड करती हैं। और दूसरी तरफ जो मेल होता है, हस्बैंड होगा, उसका ये होगा जी मैं, मेरे से गरीब आदमी कोई नहीं है दुनिया में, मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता। अब दोनों, क्योंकि वो एग्जेजरेशन की इंतहा पे होती हैं, वो कहती है हम सबसे इससे ज़्यादा पैसे लें। अब इस सूरत हाल के अंदर कोर्ट ने दोनों को फिक्स करना है दरमियान में कहीं, तो जो इंटरम मेंटेनेंस है दैट इज़ टेंटेटिव, वो अंदाजे के साथ आप कह रहे हैं होती है, और वो उसका अंदाज़ा कोर्ट जो है वो प्लीडिंग से लगा सकती है। ये प्लीडिंग से अंदाज़ा होता है कि इन पार्टीज़ का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा और कितना होना चाहिए, और वो इंटरम टेंटेटिव अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि जी 10,000 पर चाइल्ड, 15,000 पर चाइल्ड, 50,000 पर चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांस। बट कीप इट इन योर माइंड दैट दिस इज़ नॉट फाइनल, ये इंटरम है, और ये इंटरम उस वक्त तक होगा जब तक कि इसका हतमी फैसला नहीं होता, फाइनल डिसीजन नहीं होता। फाइनल डिसीजन के वक्त एविडेंस के अंदर पार्टीज़ ने, दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ साबित करना है। प्लेंटिफ ने साबित करना है कि डिफेंडेंट का फाइनेंशियल स्टेटस ये है और वो इतना कमा सकता है और वो इतना अफोर्ड कर सकता है, ये और हमारी ये नीड्स हैं। ये दो तीन चीज़ें आपने प्रूव करनी है अगर आप प्लेंटिफ कौन सा है या आप प्लेंटिफ हैं। और अगर आप डिफेंडेंट हैं तो फिर आपने ये चीज़ साबित करनी है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। मसलन वो तो मांग रहे हैं 1 लाख रुपये महीना, और मेरा तो फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है ना, मेरी तो सैलरी 200,000 पर मंथ है। तो मैं एक बच्चे का 1 लाख और 2 बच्चे अगर हों तो 2 लाख, तो मैं सारे पैसे उनको दे के खुद कैसे जिंदा रहूँगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपने एविडेंस के अंदर लेके आनी है, और एविडेंस की बेस के ऊपर फिर कोर्ट ने फाइनली डिसाइड करना है कि कितना क्वांटम होना चाहिए। यू वाज आस्किंग सम क्वेश्चन? नहीं नहीं, फैमिली होल तो नहीं हो सकती ना। देखिए मतलब मैं आपको मिसाल, आपका मतलब कि फादर जो है उसके बच्चे, वो अपने बच्चों का जिम्मेदार है और फैमिली का वही जिम्मेदार है। उसका अगर एक भाई उसके साथ रहता है तो वो तो उसके बच्चों को पालने का जिम्मेदार नहीं। नहीं, बात सिर्फ ये है, हमने सिर्फ ये देखना है कि फादर जो है उसकी अर्निंग कितनी, उस अकाउंट से जो पैसे उसके हिस्से में आ रहे हैं, कोर्ट ने सिर्फ वो देखने हैं, और आप भी सिर्फ उन्हीं में से डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। डेफिनेटली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जरूरी नहीं आप करें, बहुत से केसेस में खातून तलाक मांगती ही नहीं। वो ये कोई कंपल्शन थोड़ा ही है नहीं, कि आपने तलाक मांगनी है तो फिर आपने खर्चा मांगना है। तलाक नहीं लेना चाहती है खातून, वो वैसे सेपरेट रह रही है, इसको सेपरेशन कहते हैं, तो वो नहीं लेना चाहती ना ले। ये कोई भी केस किसी भी वक्त फाइल किया जा सकता है। इवन मेंटेनेंस तो राइट है, और वो राइट वो किसी वक्त भी क्लेम कर सकती है, चाहे उसने डिवोर्स डिमांड किया है चाहे नहीं किया। जी। नहीं, देखिए उस पर अब काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं लॉ। ये हुआ यहाँ पे ऐसे, क्योंकि जब हम तशरीह करने पे आते हैं तो बाज़ बात हम भी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ एक दावा दायर हुआ, उस दावे के अंदर बच्चे थे, बच्चों ने कहा जी हमें वही आपकी वाली बात थी 50,000 महीना दे दें। कोर्ट ने डिग्री कर दिया। फादर जो था ही वेंट अब्रॉड, वो बाहर चला गया। अब एग्जीक्यूशन किसके खिलाफ होनी है? डिफेंडेंट के खिलाफ, फादर के खिलाफ। फैमिली किसकी है, बच्चे किसके हैं, उसके हैं। अब वो भाग गया है। तो यहाँ हमारे किसी दोस्त ने दरख्वास्त दे दी एप्लीकेशन की, जिसके वालिद जो है उसकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लो, या उसके वालिद को कोर्ट बुला के कहे कि जी पेमेंट करें, या उसको अरेस्ट कर लें। तो कोर्ट ने यही किया। बच्चों का दादा, डिफेंडेंट का वालिद, उसको कोर्ट ने इवन इन सम केसेस अरेस्ट करवा दिया। अब अरेस्ट करके वो जेल चला गया। अब ये कॉमन सेंस ही कहती है कि उसका क्या कसूर है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ दादा होना तो उसका गुनाह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉय कमिट्स अ क्राइम, तो उसकी सज़ा उसके बाप दादा को तो नहीं दी जा सकती।
तो डिफ़ॉल्टर उसका बेटा है जिसके ख़िलाफ़ एग्जीक्यूशन है, एंड इफ़ ही हैज़ लेफ्ट द कंट्री, तो उसके वालिद को ज़िम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा करता हूँ। तो फिर कोर्ट्स ने उस पर कहा कि नहीं, दादा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इवेंचुअलिटी जैसी होती है, जैसे आपने बात की, कोर्ट ने ये नहीं, सिर्फ ये नहीं कहा कि दादे को एग्जोनरेट कर दें, उन्होंने कहा कि ऐसे सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं कि जहाँ पे वाकई बात आपके लिए कि दादा बहुत अमीर आदमी है और बाप जो है वो कुछ भी नहीं करता, तो कल को वो ये कह के बरी में हो जाएगा कि जी मैं तो कुछ भी नहीं चुके करता। तो लिहाजा उसका ये है कि दादा को अगर उस दावे में पार्टी नहीं बनाया गया तो फिर उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। यानी मुख्तसर ये है कि अगर वो समझता है, प्लेंटिफ ये समझती है, ख़तून या बच्चे दावा करने से पहले कि इनका दादा इस काबिल है कि बाप तो नहीं दे सकेगा लेकिन वो दे सकता है और वो ज़िम्मेदारी उसकी बनती है, तो फिर आपको उसको दावे में पार्टी बनाना पड़ेगा और उसको भी कोर्ट बुलाएगी और वो फिर अपना डिफेंस देगा, अपना जवाब देगा और फिर वो बताएगा कि मैं ज़िम्मेदार किस तरह नहीं बनता या किस तरह मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और बीइंग प्लेंटिफ फिर आपकी ये ड्यूटी होगी कि आप ये साबित करें कि ये किस तरह ज़िम्मेदार बनता है, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बाप जो है या दादा जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन सम केसेस में हो भी सकता है। लिहाजा इट इज़ प्लेंटिफ हु हैज़ टू प्रूव कि जी हमें, तो आपको उसको पार्टी बनाना पड़ेगा और पार्टी बनाते हुए आपको ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी। फिर डिग्री भी हो सकती है और उसके खिलाफ एग्जीक्यूट भी हो सकती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये इंटरनल मेंटेनेंस अलाउंस का मैंने आपको बता दिया। अब आगे है प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैमिली कोर्ट्स के अंदर दो स्टेजेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ की या सुलह की या रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश की जाती है, जिसको मैं कहता हूँ कि बदकिस्मती से हमने प्रैक्टिकली इसको फारिग कर दिया हुआ है, इसको प्रॉपर अप्लाई नहीं किया जाता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, द व्हेन द रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड, द कोर्ट शैल फिक्स अर्ली डेट फॉर प्री ट्रायल हियरिंग ऑफ द केस। अब लफ्ज़ यहाँ पे शैल इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप गौर कीजिए। ऑन द डेट सो फिक्स द कोर्ट शैल एग्जामिन द प्लेन, द रिटन स्टेटमेंट, द प्रिसाइज एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा, एंड द कोर्ट में at the pre-trial stage ascertain the precise points of controversy between the parties and etc. And if the compromise is not possible between the parties, the family court frame precise points of controversy and record evidence of the party. ये प्री ट्रायल रिकॉन्सिलेशन का कंसेप्ट क्या है? अब इसको प्री ट्रायल क्यों कहते हैं? कोई बता सकते हैं यहाँ इसको प्री ट्रायल क्यों कह रहे हैं? ट्रायल तो स्टार्ट हो गया, जवाब दावा भी आ गया, मुद्दा भी आ गया। ट्रायल स्टार्ट होता है इश्यूज फ्रेम होने से, उससे पहले कि जितनी प्रोसीडिंग है वो प्री ट्रायल, यानी दावा दायर होना, डिफेंडेंट सम्मन होना, डिफेंडेंट्स का हाजिर होना, डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट फाइल करना और इंटरम मेंटेनेंस फिक्स होना, ये सारी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। अब प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट आ गया, दोनों का मौक़िफ़ आ गया। प्लेंटिफ का मौक़िफ़ दावे की प्लेंट की सूरत में कोर्ट के सामने है, डिफेंडेंट का मौक़िफ़ जवाब दावे की सूरत में कोर्ट के सामने। अब दोनों को सामने रखते हुए कोर्ट ने एक काम करना है कि पहले दोनों पार्टीज़ को बुलाना है अंडर सेक्शन 10 फॉर प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन, कि इनका किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो। अब ये रिडेंडेंट हो चुका है या इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि शो में शो के हम वकील ही जाके कहते हैं कि बयान लिख लें, वो नहीं सुलह करना चाहते या डिफेंडेंट नहीं सुलह करना चाहता, और उसी तरह हम कोर्ट देखते हैं तो उसको हमारे करते हैं। हालांकि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैमिली केसेस के अंदर सिर्फ इतनी सी बात भी होती है कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, कोई उसके अंदर मीडिएटर के तौर पे काम करे या वैसे बिठा के आप पार्टीज़ को सुन लें, तो देयर आर चांसेस कि उनके कंप्रोमाइज़ हो जाए और उनके ग्रीवेंसेस जो हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाए, इट विल बी बेटर। लिहाजा इसको एज ए लॉयर यू मस्ट ट्राई कि इसको ज़रूर इन्वोक करें इसको और इंसिस्ट करें। अगर आपकी पार्टी नहीं चाहती, मतलब अगर आपकी पार्टी नहीं चाहती वो कहे जी हमने नहीं सुलह करनी, तो फिर तो रहना बात है।
बट इफ़ यू आर डिफेंडेंट तो यू कैन आस्क द कोर्ट कि जी प्लेंटिफ को बुलाएं एक दफ़ा, इन पर्सन बुलाएं, डिफेंडेंट के साथ इनकी मीटिंग कराएं, इनको बिठाएं ताकि कोई कंप्रोमाइज़ की सूरत बन। खैर एनी हो, इफ़ इट इज़ फेल्स देन कोर्ट विल फ्रेम द इश्यूज़ तो आपको पता ही है क्या होते हैं कि क्या क्या चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं और उनकी किस तरह फेट होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है ना कोर्ट ने कर दी आसान। वो क्या है कि इन अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ द रिकॉन्सिलेशन फेल्स द फैमिली कोर्ट शैल इमीडिएटली पास अ डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जिक्र किया गया है, बाकी किसी दावे का जिक्र नहीं है। ये किस लिए किया गया है कि बाकी सारों के ऊपर तो एविडेंस होनी है। अब ये नोट कीजिए कि सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर द कोर्ट में फेल द कोर्ट शैल इमीडिएटली पास अ डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर सुलह नहीं होती, रिकॉन्सिलिएशन फेल हो जाती है, उसी वक्त दावा डिग्री हो जाए। यानी इसको इतना आसान कर दिया कि इसके लिए किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। अब आगे, एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dower, up to 25% of her admitted dower or to the husband. In a decree for dissolution of marriage, the family court shall direct the husband to pay whole or part of the outstanding deferred dower to the wife. यानी अब आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन फेल होती है, बाकी क्लेम्स की हद तक तो इश्यूज फ्रेम होंगे, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का इशू फ्रेम नहीं होगा। क्यों? कि वो स्टेट में वहीं पे उस दावा डिग्री हो जाए। दावा डिग्री होने के बाद बाकियों क्लेम्स की हद तक इशूज फ्रेम हो। अब ये जो पीछे था ये लिखा हुआ है जी 25% ऑफ इतने परसेंट जो, अच्छा, खुला की सूरत में खातून को ये जो डावर है वो रिटर्न करना होता है। तो पहले यहाँ पे ये था कि इतने परसेंट ऑफ द डावर शी विल रिटर्न। इसको फेडरल शरीयत कोर्ट ने कह दिया कि ये गलत है, जो है वो सारे का सारा उसको रिटर्न करना होगा डावर जो। ये जजमेंट है, इसका लिंक दिया गया है, इसको डिटेल से पढ़ लीजिए। हाँ जी, इम्प्लीमेंट उस पर नहीं, मैं वो बताने जा रहा था आपको आगे। चले मैं यही यही इसको देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और खुला, इनको नॉर्मली एक ही चीज़ समझा जाता है, हालांकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। खुला क्या है? इस्लामिक लॉ के अंदर ये कंसेप्ट है, खातून कहती है जी मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ, और उसके लिए उसको कोई चीज़ साबित करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ सफिशिएंट फॉर हर टू से कि जी मैं नहीं रहना चाहता, दैट्स ऑल। उस सूरत में ये कंडीशन है कि द बेनिफिट्स विच शी गेन फ्रॉम हर हस्बैंड शी विल रिटर्न बैक। समझ भी आती है, नेचुरल भी यही है कि जी किसी अमीर आदमी से शादी की, उससे कुछ आप बेनिफिट्स ले लिए, प्रॉपर्टी ले ली, कोई इस तरह की चीज़ें, और बाद में कहा जी मैंने आप पाकिस्तान नहीं। तो नेशनल जस्टिस भी यही कहता है कि भाई ठीक है, फिर आप उसकी चीज़ें तो वापस करें। तो यही खुला है कि द बेनिफिट्स विच यू गेन फ्रॉम हर योर हस्बैंड यू हैव टू रिटर्न दैट। पहले लेजिस्लेशन ने उसकी परसेंटेज रखी हुई थी, इसी चीज़ को फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो सारे के सारे वापस करने हैं। ये है खुला। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक एक्ट है जो आगे आके, उस एक्ट के अंदर बहुत सारी ग्राउंड्स हैं। अब ये क्यों है, इसकी बैकग्राउंड भी ज़रा समझ लीजिए कि सब कॉन्टिनेंट में बिफोर पार्टीशन जब यहाँ पे मुख्तलिफ कौमियतें, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और सारे रहते थे, तो कोर्ट्स तो अंग्रेज़ की बनाई हुई अदालतें थी, तो उनके लॉज तो उसके मुताबिक ही थे। लेकिन हमारे जो फैमिली लॉज हैं या हमारे रस्म व रवाज जो हैं वो हमारे मज़हब, हर कौम के मज़हब के उसके मुताबिक होते हैं।
तो तलाक का तरीक़ाकार और उसकी जो आगे इम्प्लीकेशन जो सारी वो हर मज़हब में अपनी तरह से हैं। सो उस उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस वक़्त ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बना, जिसके अंदर कुछ ग्राउंड्स दी गई हैं जिन ग्राउंड्स पे एक खातून जो है वो क्लेम कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। खुला तो एक बहुत बड़ी है ना, खुला तो है ऑप्शन, वो उसकी उसका मुकम्मल इख्तियार है। खुला तो एक तरह से खातून का मुकम्मल इख्तियार है, वो कहती मैं नहीं रहना बस ऐसे। लेकिन खुला से पहले उस वक़्त ये खुला का कंसेप्ट यहाँ पे हमारे ये है तो मतलब इस्लामिक कंसेप्ट, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में ये नहीं इस तरह इस्तेमाल होता है। अदालतों में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत ही दावे होते थे, और उसके अंदर कुछ ग्राउंड्स दी हुई हैं कि ये ग्राउंड्स हैं, ये आपको साबित करनी होंगी, और ख़ातून को वो साबित करनी होती। जैसे आपने सवाल किया, वेरी राइट क्वेश्चन, इफ़ शी सेज कि आई एम फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, ही इज़ क्रूअल वट एवर, तो शी हैड टू प्रूव। सिर्फ ये नहीं उसको कह देना काफ़ी नहीं था, फिर उस पर इशूज़, फिर उस पर एविडेंस, और फिर उसको साबित करना पड़ा। और अगर वो साबित करने में नाकाम होती तो दावा खारिज भी हो सकता, और वो आज भी हो सकता है। आज भी एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि क्या एक औरत जो है वो डिसोल्यूशन मैरिज का दावा फैमिली कोर्ट में करती है, का दावा खारिज हो सकता है? तो 99% विल से कि नहीं हो सकता, बट मैं कहता हूँ कि अभी भी हो सकता है। इफ़ शी इज़ क्लेमिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स मैंशनड इन दैट एक्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ खुला। हाँ, खुला पे अगर क्लेम करती है तो फिर कोर्ट के पास भी कोई इख्तियार नहीं कि उसको रिफ्यूज़ कर सके, क्योंकि खुला उसका इख्तियार है, वो उसने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर वो खुला से हट के किसी और ग्राउंड्स के ऊपर वो क्लेम करती है कि जी वो एक यू ऑल आर यंग, एंड यहाँ पे एक हमारे, चूँकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ हमारे एक दूसरे की लेट डाउन करने के लिए, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, दूसरी की फैमिली को डिफेम करने के लिए हम कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। इसके अंदर एक ग्राउंड है इम्पोर्टेंसी की भी, एंड इन मैनी केसेस जस्ट टू उसको डिग्रेड करने के लिए, डिस्ग्रेस करने के लिए, उसको स्कैंडलस करने के लिए, उसको फैमिली में, उसके दोस्तों में, सोशल मीडिया का दौर है, उसको करने के लिए एक इल्ज़ाम लगा के खातून दावा दायर कर देती है कि इम्पोर्टेंट। तो क्या उसका कह देने से वो चीज़ साबित हो गई? नो, देन शी हैज़ टू प्रूव। फिर इस पे इशू फ्रेम होंगे, फिर इस पे एविडेंस होएगी, एंड देन शी हैज़ टू प्रूव इट, हर क्लेम इज़ राइट, एंड द डिफेंडेंट विल प्रूव अदरवाइज। और अगर वो ये साबित करने में नाकाम रहती है तो फिर उसका दावा खारिज भी हो सकता है इस ग्राउंड के ऊपर कि वो अपना इस मौक़े को साबित करने में नाकाम है। लिहाजा ये चीज़ आपको मेरा ख्याल क्लियर होगा। डेफिनेटली हाँ, फिर तो वो दावा उठता है जिस तरह बाकी उसका क्लेम। ये वो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट वाली जो मैंने आपको। अब आगे मोड ऑफ एविडेंस है, इसको भी ज़रा मैंने आपको बताया कि फैमिली कोर्ट्स को थोड़ा सा उन्होंने प्रोसीजर जो है उसको कर दिया, सिंप्लीफाई किया और उसको एक्सपेडाइट किया, क्योंकि पहले जैसे सिविल कोर्ट्स में तो बहुत टाइम लग जाता था, और फैमिली कोर्ट्स के अंदर भी ख़वातीन जो हैं या बच्चे वो जो होते हैं तो टाइम टेकिंग होता था एविडेंस होनी, और ये उसको सिंप्लीफाई किया गया है प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा। और उसमें एक ये भी कर दिया कि जैसे आम सिविल या क्रिमिनल केसेस के अंदर गवाह कटहरे में खड़ा होकर अपना बयान लिखाता है और उसका बयान लिखा जाता है, फिर उसके बाद जीरा होती है, उन्होंने उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है कटहरे में खड़े होकर बयान लिखवाने की। आप अपना बयान एफिडेविट जो है, आपका जो मौक़िफ़ है वो उसको आप एफिडेविट की शक्ल में लिखेंगे और वो आप दावे के साथ लगा दें, और वही आपकी एविडेंस राइट। इससे टाइम की बचत, वो आपने जो कहना है वही ज़ाहिर है वही आपको पहले पढ़ाया जाना है, फिर आपने विटनेस बॉक्स में खड़े हो कहना है तो वो लिख के देंगे, एंड दैट इज़ इन द शेप ऑफ एफिडेविट, वो आपकी प्लेंट के साथ लगा होगा, द अदर पार्टी विल क्रॉस एग्जामिन दैट। अब आगे है पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलेशन, यानी दावा दायर हुआ, डिफेंडेंट हाज़िर हुआ, जवाब दावा आ गया, प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन प्रोसीडिंग हो गई, फिर इश्यूज़ के ऊपर एविडेंस हो गई। अब एविडेंस के बाद कोर्ट ने स्टेट में फैसला नहीं करना, फिर सेकंड स्टेज है रिकन्सिलिएशन। ये लेजिस्लेशन ने 2 दफ़ा ये स्टेजेस एंटर किए हैं इसके अंदर, एक दफ़ा प्री ट्रायल, एक दफ़ा पोस्ट ट्रायल। प्री ट्रायल मैंने आपको बताया इश्यूज फ्रेम होने से पहले, और पोस्ट ट्रायल फाइनल डिसीजन से पहले।
एविडेंस कंप्लीट हो गई दोनों पार्टीज़ की, अब फिर कोर्ट कहती है कि अब सोच लें, कोई रास्ता निकलता है। ये वो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं जो मैंने कहा कि हम प्रैक्टिकली रिडंडेंट हो गई हुई हैं, ना इनको कोर्ट्स इस तरह इस्तेमाल करती हैं, ना पार्टीज़ की तरफ से ये डिमांड की जाती है, या ना बीइंग लॉयर हम ये करते हैं जो हमें करनी चाहिए। आप लोग सारे यंग हैं, फैमिली केसेस को हमें इसको आम केस की तरह नहीं लेना चाहिए कि बस मैंने फ़ीस ले ली है, अब मैंने ये केस जीतना है, ये दवा आ गया ना, ये दवा मैंने इसके ऊपर डिग्री करवा के देना है, या मैं डिफेंडेंट हूँ तो मैंने खारिजी करवा के देना है। फैमिली केसेस में फ़ीस ज़रूर ले लें, लेकिन फ़ीस लेने के बाद कोशिश एज ए लॉयर और एज ए जज आपकी यही होनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट इनकी हो जाए, फ्री के पार्टीज़ की आउट ऑफ द कोर्ट हो जाए या विद इन कोर्ट हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आप लोगों की एफर्ट से हो जाए या कोर्ट से हो जाए। सबसे बड़ी अचीवमेंट फैमिली मैटर्स में ये है कि आप पार्टीज़ को फर्दर लिटिगेशन से बचा लें। और ये बड़े दुख की बात होती है क्योंकि एक फोरम से अगर आप जीत गए या हार गए तो एक फ्रीक ने ऊपर जाना है, वो दूसरा फोरम है अपील का, फिर उससे ऊपर जाना है, 3 फोरम पे तो हर कोई जाता है नॉर्मली। फिर उसमें जो बच्चों के साथ जो जुल्म होता है, जो बच्चे किसी एक ही कस्टडी में रहेंगे या बाप के या माँ की, और दूसरे की उससे वो महरूम रहेंगे। फिर पॉइजन किया जाता है, हमारे यहाँ जैसे होता है कि वेस्ट में तो शायद इस तरह नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो अगर माँ की कस्टडी में है तो वो बाप के खिलाफ पॉइजन करती है, बाप के हैं तो वो माँ के खिलाफ पॉइजन करता है। उससे हम एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। सबक सिखाने के लिए नहीं उन्होंने आपको पैसे दिए। वो तो आपको तो बीवी ने बेसिकली हाँ, इसलिए कहा था कि सारी उम्र उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं तो उसको सबक सिखवाना चाहती हूँ, तो इज दैट नॉट योर फंक्शन? आप उसको कहेंगे जिससे कि आपस में सेटल कर लें, उन्होंने कहा तुम जाके उसके साथ रह लो वगैरह, मैं तुम्हें बीच में रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे पीटता है तो वहाँ पे या मुझे मेंटली टॉर्चर करता है, आपके ख्याल में शायद ना हो टॉर्चर वगैरह, तो वहाँ पे कहाँ पे ड्यूटी हमारी जाती मैं बताता हूँ सर, उसमें है यही तो चीज़ है जो आपने उसको ना रियलाइज़ करानी है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, आप कभी कोर्ट्स जाते होंगे, कभी फैमिली कोर्ट्स जहाँ बच्चों की मुलाकात होती है वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो शायद आपने देखा होगा, नहीं तो जाइए और ज़रूर देखिए। और जब बच्चों की मुलाकात हो रही होती है वो देखें, वो सीन देखें, और जब बच्चों को खींच के लेके जा रहे होते हैं तो वो सीन देखें। और ये जो आपने बात की बिल्कुल सही कही, बीइंग ए क्लाइंट, मेरा क्लाइंट मुझे कहेगा जी मैंने तो आपको अंगेज इसलिए नहीं किया, आप मुझे ये लेक्चर दें, मुझे केस जीत के दें, या जो अहमद भाई ने कहा कि जी वो उसको ख्वार करना खजे को। लेकिन थोड़ा सा हमें बीइंग लॉयर, वो ठीक है, मैंने कहा जी फीस तो हमारी अवलीन तरजीह है, वो ले ली, लेकिन उसके बाद अब उसको दूसरा एक हल भी है। वो ये है कि उसको एक रुख दिखा देते हैं, यार ये एक रुख देख लें, अब ये देख लें कि ये क्या हो रहा है। और मेनली फैमिली डिस्प्यूट्स के अंदर जो सफ़रर होता है वो आमतौर पर बच्चा ही होता है। उस बच्चे की नफ्सियात किस तरह की डेवलप हो रही है और उसके ज़हन पे क्या असर हो रहा है, ये शायद वो चीज़ें हैं जो शायद हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारे लिए तो ये मेंटल हेल्थ इतनी इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन वो उससे एक या नहीं शायद 2 या 3 जनरेशन आगे जा ख़राब होनी है उस एक इंसिडेंट की वजह से। हमने बहुत सारे ऐसे मामला देखे, ऐसे वाक़ देखे। आपने देखा होगा बच्चे जो है ना वो खौफ से कांप रहे हैं, या वो बच्चे नहीं जाना चाह रहे, ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया जा रहा है जाने के, वो तो उस पे उनके जो ज़हनों पे जो असर पड़ रहा है, वो उन्होंने कल को किस तरह का इंसान बनना है और क्या होना है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। है। मेंटेनेंस सर इंश्योर करने का क्या तरीका होगा? बिकॉज बच्चों के मामलात के अंदर कस्टडी तो आपकी हो गई वगैरह, मगर बाप अगर पैसे वगैरह नहीं दे रहा तो क्या उसके बावजूद भी उसके पास हक होता है विजिटेशन वगैरह का और ये वो करने के लिए? हाउ डू यू डील विद ऐसी यस, चीज़ें को? यस। पैसे नहीं देता, वैसे तमाम बाप के हकूक लेना नहीं, बाप के वो सिर्फ विजिटेशन ही लेना चाह रहा है ना। देखिए, गुजारिश ये है कि विजिटेशन का राइट तो रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए। पैसों से नहीं लिंक कर सकता, नहीं लिंक कर, नहीं मेंटेन करना करना चाहिए। नहीं मैं चाहता नहीं, फिर भी। देर आर टू इवेंचुअलिटीज। एक ये है कि उसके पास पैसा है और वो नहीं दे रहा जानबूझ के, जी, एक ये इवेंचुअलिटी है। दूसरी ये है कि उसके पास है ही नहीं। नहीं है नहीं तो अच्छा, अब चलें ये तो मान गए ना कि अगर उसके पास नहीं है तो फिर उसका मुलाकात का हक तो है। इतना बड़ा महंगा वकील है, बच्चों को पैसे देने के पास है नहीं। पिछले 2 साल से उसने पैसे नहीं दिए सारे के सारे स्कूल वगैरह के लिए, फीसें वगैरह, तो उसकी पहली प्रायोरिटी तो उधर होनी चाहिए वगैरह।
आई एम जस्ट प्लेइंग नहीं डेविल्स नहीं एडवोकेट नहीं, इन दिस दिस। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो असल है, यही तो असल है। अब देखें, मैंने कहा जी 50% तो हमने इनको मनवा लिया कि अगर तो वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस काबिल नहीं है कि वो पे कर सके, तो उसके उससे कैसे लेने वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी वजह से उसकी मुलाकात से रिफ्यूज़ नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर हम अपने आप को रख देते हैं कि गरीब आदमी है, वो बेचारा, उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या उसको सिर्फ इस वजह से उसके बच्चों से मिलने ना दिया जाएगा कि तुम गरीब हो? ये तो नहीं हो सकता, नंबर वन। नहीं, अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी ये है कि ही हैड द सोर्सेज और वो इंटेंशनली पे नहीं कर रहा या नहीं करना चाहता, उसको अवॉइड कर रहा है, तो क्या उसको फिर उसकी जो नॉन पेमेंट है उसके मोड सारे कानून के अंदर दिए हैं। उसको अरेस्ट भी कराया जा सकता है, उसको जेल भी भेजा जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, उसकी ऑक्शन भी हो सकती है, तो वो सारे मोड अपनी जगह इस्तेमाल होंगे, लेकिन मुलाकात का राइट फिर भी उसका रहेगा। हाँ, अगर आपको पता है कि वो उसके पास हैं और वो नहीं पे कर रहा, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द कोर्ट। हमने देखा है ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे माँ शायद ये इतना नहीं साबित कर सकी कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लेकिन लॉयर ने बड़ा वाइजली वहाँ पे खेला और उसने कोर्ट को कहा कि जी आप ऐसा करें कि एफबीआर से इसका रिकॉर्ड मंगवाएं, इसके मंगवा सकते हैं। यस, द कोर्ट। देखिए, फैमिली लॉज के अंदर कोर्ट के पास अल्टीमेट पावर है, किसी तरह की कोई कदर नहीं है। फैमिली लॉज ने कोर्ट को इतना अख्तियार दे दिया है कि फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ही कैन पास एनी ऑर्डर। अब वही वाली बात कि आप प्लेंटिफ के वकील हैं, आपने साबित करना था कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस ये है, लेकिन आप नहीं कर सके। आप अब चलें, कैसे नहीं कर सके कि आमतौर पे हमारी खवातीन को पता ही नहीं होता बेचारियों को कि उसके खावंद ने कहाँ कोई प्लाट खरीद रखा है, उसने बताया ही नहीं, उसने कि उसकी फलां फलां प्रॉपर्टी है, उसने नहीं बीवी को बताया, या उसका शनाख्ती कार्ड उसने कहाँ रखा हुआ है, उसको बेचारी को पता ही नहीं है, तो क्या वो हेल्पलेस हो जाएगी? नो। वो एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को, कोर्ट के कोर्ट उसके आईडी कार्ड से, एफबीआर से, दूसरे इदारों से, किसी इदारे को कह सकते हैं कि इसका जो भी है वो ले, और उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट कैन वास द आर्डर। सो इट इज़ योर ड्यूटी टू बी विजिलेंट। अगर आप प्लेंटिफ के कौंसल हैं तो ये आपकी इतना विजिलेंट होना चाहिए कि उसके सोर्सेज हैं, तो फिर आप उसको मजबूर करें कि वो पे करें। और कोर्ट्स हर तरह का अख्तियार इस्तेमाल कर लेती हैं फॉर दी पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस और इस तरह की जो डिक्रेटल अमाउंट। ठीक है सर। अब ये पोस्टल रिकॉन्सिलेशन की बात हो गई। अब आगे तो अपील है, अपील के 30 डेज प्रोवाइडेड हैं, लिमिटेशन आ गया। हाँ, अपील कहाँ नहीं हो सकती, एक तो यही आ गया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केस में ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि खुला की बेस पे जो है उसमें तो अपील दायर नहीं हो सकती अगर उसने खुद ली है। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्सेप्ट, यहाँ एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई है, जब निकालिए इसके अंदर आगे एंड पे दिया होगा, ये जो मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, इसमें आ गया। हाँ, ये देखिए सेक्शन 2 है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 है। अ वुमन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी इंटाइटल्ड टू obtain a decree for the dissolution of marriage on any of the following grounds: that the husband treats her with cruelty, ये आपके सवाल का जवाब आ गया, and dispose of her property or prevents her exercising her legal rights over it, बीवी की प्रॉपर्टी को उसने फरोख्त कर दिया है या करना चाहता है और या उसको क्रुअलिटी से ट्रीट करता है, इस बेस पे वो अगर वो डिसोल्यूशन डिमांड कर रही हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो देन जैसे मैंने आपको बताया देन शी हैज़ टू प्रूव इट। और अगर ये दावा फैसला हो जाता है उसके ख़िलाफ़ या उसके हक़ में, तो दोनों में से कोई भी पार्टी उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकती है। ठीक है, ये अपील के डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के दावे के अंदर अपील की सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कि अगर इन ग्राउंड्स के ऊपर दावा खारिज या डिग्री होता है तो उसके ऊपर अपील लाए करती है, अदरवाइज अपील नॉर्मली इन केसेस में लाया नहीं करती। इसी तरह जहाँ डावर का दावा डिग्री हुआ है, अगर द अमाउंट ऑफ डिक्री इज़ लेस देन 100,000, 1 लाख से कम है, तो फिर अपील लाए नहीं करती। 1 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर अपील की जा सकती। मेंटेनेंस अलाउंस है 5,000 पर मंथ, ये पर चाइल्ड या पर पर्सन जेन में रखिए। अगर 5,000 से कम खर्च लगाया है कोर्ट ने
तो फिर उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। 5,000 वैसे ही इतना कम है कि उससे ज़्यादा तो उस पर खर्चा लग जाना। अच्छा, अब ये वो मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ग्राउंड्स ऑफ मैंने आपको बताया था कि जो हैं ये ग्राउंड्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत खुला के अलावा। तो एक खातून इन ग्राउंड्स पे भी क्लेम कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। लेकिन याद रखिए कि अगर इस एक्ट के तहत खातून क्लेम करती है देन इस पे इश्यूज भी फ्रेम होकर एविडेंस पे उसको फिर ये चीज़ें साबित करनी पड़ेगी एंड द सूट में आल्सो भी डिसमिस भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा अब ये मैंने आपको बताया कि चूँकि फैमिली लॉज को वक्त के साथ साथ जितना सिंप्लीफाई और उसको सादा किया गया और आसान बनाया गया प्रोसीजर को, तो पहले इसको सिविल कोर्ट्स ही ट्राई करती थी और सीपीसी ही अप्लाई होती थी। और सीपीसी का प्रोसीजर ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी है, तो फैमिली कोर्ट को सिंप्लीफाई करते हुए उन्होंने सीपीसी की इम्प्लीकेशन रोक दी। सीपीसी अप्लाई नहीं करती, राइट। इसी तरह यानी जैसे जो सीपीसी की प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, अगर आप कहें जी कि वो प्रोविजन इस पर अप्लाई करें, वो नहीं करते। इसका अपना प्रोसीजर है, इसका अपना प्रोसीजर सारा दिया गया है। और इसके अलावा अल्टीमेट फैमिली कोर्ट्स को इख्तियार दे दिए गए हैं लामहदूद कि फॉर द सेक ऑफ जस्टिस वो जो चाहे वो कर सकते। दिस जजमेंट इज़ रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट के क्यों एक्सक्लूजन की गई है कानून शहादत ऑर्डर की और सीपीसी की फैमिली लॉज के अंदर। ये जजमेंट देख लीजिएगा, इसके अंदर उन्होंने सारी वही रीज़न दी है कि प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना इज़ दी ऑब्जेक्ट। आगे क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, मैंने आपको बताया जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं इफ़ दे आर कमिटेड, तो उसको बजाय इसके कि अलहदा से क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत चलाया जाए और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर चलाया जाए, ये इख्तियार भी फैमिली कोर्ट्स को दे दिया गया रिगार्डिंग दीज ऑफेंसेस जो मेंशन किए गए हैं उसके अंदर। ये पेटी नेचर के हैं 337A1 और ये सारा, तो वो जो है वो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है फैमिली कोर्ट। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आप लोगों को से पूछी जाएगी और वो आपके नॉलेज में आती है, वो है सेकंड मैरिज ऑफ ए हस्बैंड, पोलीगैमी जिसको कहते हैं। वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है, ये नंबर 2 पे लिखा हुआ। इसके तहत ये अब एक इसको बार कर दिया गया 65 में कि विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल शादी नहीं की कर सकता दूसरी शादी इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ। अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये गलतुल आम है और ये हम बहुत सारे लॉयर्स भी यही समझते हैं कि पहली बीवी से शादी की इजाज़त लेनी ज़रूरी है। लॉ नहीं, ऐसा नहीं, बीवी से शादी की इजाज़त नहीं लेनी, आर्बिट्रेशन काउंसिल से लेनी। अगर उसने ना किया तब वैसे ही करना चाह रहा है, अब ये इरादा किया उसने दूसरी शादी, लेकिन उसने इजाज़त बीवी से नहीं लेनी क्योंकि बीवी ने तो देनी नहीं ना, लेजिस्लेशन को पता है कि बीवी ने तो देनी नहीं। देयर विल बी ए काउंसिल विच इज़ आर्बिट्रेशन काउंसिल एंड उसका प्रोसीजर है, वो फिर दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे एंड अगर वो समझते हैं कि इसकी बात में वज़न है, वैलिड है, तो आर्बिट्रेशन काउंसिल उसको परमिशन देगी इन राइटिंग। मैं अभी उसका आपको दिखाता हूँ जी, मैं उसका ये तो उसका आ गया कंप्लेंट का आ गया। अच्छा चले बस ठीक है। तो मैं वो ये कर रहा था कि वो जो कंप्लेंट है, अब ये अक्सर नॉर्मली चलता है ना, अब आप ये पढ़ लीजिएगा, ये फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है इसके अंदर इसके प्रोसीजर दिया गया है और उसके अंदर ये है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल। ये आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या होती है? यूनियन काउंसिल जो है ना, हर इलाके की यूनियन काउंसिल जो बलदियाती इदारे थे, उस यूनियन काउंसिल का जो हेड होते थे उनको अख्तियार दिया गया था और आज भी वही है। तो वो जो है वो जैसे रजिस्टर लकानामा रजिस्टर होता है, इसी तरह दरख्वास्त वहाँ दी जाती है, उसका भी प्रोसीजर है, वो पार्टीज़ को बुला के सुनते हैं, 90 डेज़ का टाइम है, उसके अंदर उन्होंने उसका फैसला करना है और वो करना है। और अगर एक शख्स शादी कर लेता है वायलेटिंग दिस प्रोविजन ऑफ लॉ विदाउट गेटिंग द परमिशन, द क्वेश्चन इज़ कि उसके ख़िलाफ़ उसकी बीवी
के पास क्या फोरम है और वो कहाँ केस करेगी। तो कीप इट इन योर माइंड, उसके खिलाफ ये शी कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड दैट कंप्लेंट विल बी फाइल्ड बिफोर द फैमिली कोर्ट। ये इसी फैमिली कोर्ट में इसी लॉ के तहत है। जी आप कुछ पूछ रहे थे। देखें, गुजारिश ये है कि वो तो आपका इस्लामिक लॉ की अगर आप बड़ी डिबेट है जिस पे कहते हैं कि जी अगर आप इंसाफ कर सको तो आपको अख्तियार हासिल है ना शादी का, तो फिर यू हैव टू प्रूव कि आप इंसाफ कर सकते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है इतना, ठीक है ना। और द रीज़न के देखिए हर केस के अपने फ्रेंड, फॉर एग्जांपल बच्चे नहीं हैं एंड द मैन वांट्स कि मेरी औलाद हो, मेडिकली देर इज़ सम प्रॉब्लम विद हिज वाइफ और वो उसको डिवोर्स भी नहीं करना चाहता, औलाद भी चाहता है, तब उसके पास ऑप्शन क्या रह जाती है, सेकंड मैरिज। तो इस तरह के हर केस में डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस इवेंचुअलिटीज हो सकती हैं। यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू कन्विंस, और उस पर परमिशन हो सकती है। ये हमारे डोमेस्टिक यहाँ का कुछ प्रेशर था, क्योंकि देखें लेजिस्लेशन जो होती है ना वो इसी तरह ही होती है। हम बतौर मुसलमान इस चीज़ पे बड़े पक्के हैं, और किसी चीज़ पे होना हो कि हमें 4 शादियाँ करने की इजाज़त। अच्छा, 4 शादियों वाले भी बड़ी गलतफहमी है। 4 नहीं है, आप 100 शादियाँ भी कर सकते हैं, बैक वक्त 4। उसकी लिमिटेशन जो है वो ये है कि एट ए टाइम 4 बीवियाँ हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस पे बड़े पक्के हैं कि जी हम तो 4 भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हैं। तो उस पर एक मिनट, अब यहाँ पे आपके जो कस्टमरी लॉज हैं और आपकी फैमिली वैल्यूज़ हैं और जो सारी चीज़ें, उस पर फिर बड़ी ये इस पे क्रिटिसिज्म होती रही और बड़ी डिबेट हुई इस पे। ये जो 1965 के अंदर ये फैमिली वो आए थे, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, वो बड़ी डिबेट के बाद आया था। और उसके अंदर मुख्तलिफ जो इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स जो हैं, उन सब की कंसेंसस के बाद फिर ये इस पे आया था कि चूँकि कुरान में भी वो आयत की रोशनी में यही है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, शायद इसलिए समझा गया है कि वो नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर कर सकते हो तो फिर कर लो। तो उसके तहत फिर ये सारा उन्होंने कहा एक ऐसा एक फोरम रख लेते हैं जहाँ पे ये चीज़ें पहले डिस्कस हों, और वहाँ पे अगर वो समझा जाए तो फिर उसको इजाज़त दी जा सकती। देखिए इंटेंशन तो सिर्फ यही होती है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना होता है, और इंटेंशन क्या होनी होती है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वीमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या इस तरह की कोई, तो उनको एतराज़ आज भी है इस चीज़ के ऊपर, उनको तो अभी भी इस चीज़ पे एतराज़ है। मैं अगर आपके यहाँ आई थिंक एक इशू बाद में पता चले दूसरी शादी हुई हुई है, पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल आल्सो टू प्रोटेक्ट हर राइट एज वेल, कि आप सीक्रेट रख के एक और बीवी वगैरह आपने कराची के अंदर एक अदद रखी हुई है, एक अदद आपने वहाँ पे रखी हुई है, इस्लामाबाद के अंदर रखी हुई है, ये करके तो इजाज़त लेना, जब इजाज़त के प्रोसेस में आएगा तो बीवी को कम अज़ कम इंटेंशन तो पता चल जाएगी। अ लॉट ऑफ मैन यूज गो अहेड एंड अपनी बेगमात के साथ, खासतौर पे एयरलाइन पायलट्स जो होते थे हर शहर के अलग अलग रखे होते हैं, दैट देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इट। Yeah, it is the right of the first wife which is being protected, कि उसकी एब्सेंस के अंदर उसको बताए बगैर एक ये हो जाए, वो बंदा बीच में 2 शादियां करके मर जाए, राइट, एक का नहीं बीच में पता, आगे प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए आ गया, तो कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा ना उसकी वैलिडिटी वगैरह कर, या ये करके मेरे नज़दीक तो औरतों का भी हक यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है। अगर वो करना चाहता है तो खुल के करे, उसने अगर इंसाफ करना है कि मैं छुपा के एक बैंक इसके साथ यहाँ पे कर लूँ और छुपा के यहाँ पे कर लूँ, मुझे तो इजाज़त की ज़रूरत है, इट्स एन आर्ग्यूबल थिंग, नॉट नेसेसरी। नहीं, कंसेप्ट यही है, यू आर राइट, कंसेप्ट यही है, ऐलान करना ही कंसेप्ट है, वलीमे का कंसेप्ट भी यही है। और सिंपली और बेसिकली देखें वो
डिफरेंस ही यही था कि विटनेसेस क्यों ज़रूरी हैं। गोवा अदरवाइज़ तो एक दो मेल और फीमेल मर्द औरत मिलकर कहें कि ठीक है हम हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहना चाहते हैं, या वो जो कलमा पढ़ना चाहे वो जो उसकी कलमा पढ़ लेते एंड दैट वाज सफिशिएंट। तो मैंडेटरी रखे गए गवाह। उसकी वजह ये थी कि ये चीज़ सीक्रेट ना रहे, ये पब्लिकली अनाउंस्ड है एक तरह का, कभी नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तुम्हारा बहुत सेकंड के अंदर इंटरेस्ट होता है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिसी वाले जो इश्यूज हैं। प्रोसीजरल अगर आपने बात करनी है, द लॉ एज इट इज राइट नाउ, हाँ जी, हाँ बाय जी। ऑल मींस डू दैट अनलेस यू टेंड टू चैलेंज द लॉ, वो बाद में देख लीजिएगा। हाँ, मैरिज इज इंटेंट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन एक शख्स ने शादी कर ली तो उसका लीगल स्टेटस क्या है। शादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, शादी वैलिड है, ना वो वॉइड है, और बिल्कुल वैलिड है। उसकी उसी तरह हैसियत है जिस तरह पहले शादी की थी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको वायलेशन ऑफ लॉ के ऊपर सज़ा हो सकती है, राइट। उसने जो वायलेशन की है उस पे उसको पनिशमेंट हो सकती है उस कानून के तहत। बाकी यह है कि उसकी शादी के ऊपर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैलिड है। There's a notion of किस चीज़ की? अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। इस लॉ के तहत फैमिली कोर्ट्स एक्ट विल डील एवरी काइंड ऑफ जो है ना रिलीजन की मैरिज जो है पाकिस्तान में, आपका लॉ ऑफ द लैंड ये है कि उसको डील फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत ही किया जाए किसी भी रिलीजन। वो अलहदा है उसकी। उस द थिंग इज कि प्रोसीजर क्या उनसे फॉलो होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो फैमिली कोर्ट एक्ट होगा। उसकी जुरिसडिक्शन किसकी होगी, फैमिली कोर्ट की। प्रोसीजर क्या होगा, फैमिली कोर्ट एक्ट का। एग्जीक्यूशन कैसे होनी है, जो इसके अंदर दी गई है। लिमिटेशन क्या होनी है, जो इसके अंदर दी गई है। वहाँ तो सिर्फ फ़र्क ये है कि ग्राउंड्स क्या होंगे, उनकी ग्राउंड्स क्या है, हमारे ग्राउंड में इतना सा फ़र्क, बाकी एवरीथिंग इज सेम। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, खुला की बस, बाकी नहीं। वो जो रिकन्सिलिएशन होनी ना पोस्ट ट्रायल में, वो खुला की हद तक नहीं होनी, वो फिनिश हो गया चैप्टर 1 तो ख़त्म हो गया। अब जो पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलिएशन होनी है वो बाकी मैटर्स की हद तक हो रही हैं जो चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर नान नफ़े का चल रहा है, मेंटेनेंस का चल रहा है, डावर का चल रहा है, कस्टडी ऑफ माइनर का चल रहा है। तो जो चीज़ें चल रही हैं उनकी हद तक सेटलमेंट है ना, एक तरह के जो सेटल कर लेंगे बच्चे किसके पास रहेंगे, कैसे क्या मोड होगा, क्या मुलाकात कैसे करवानी है, ये भी सब प्रेग्नेंट औरत हो, नहीं। टिल टिल डिलीवरी अगर हो भी जाए एंड इट वाज नॉट इन द नॉलेज, तो इफेक्टिव नहीं होगी उसके डिलीवरी तक। हाँ, नहीं शी कैन, बट मैंने कहा वो इफेक्टिव नहीं हो। थिंग इज कि व्हेन इट बिकम इफेक्टिव। अब एक और आपको देख इट्स लीजिए। बोथ वेज। अच्छा, यानी ये मुझे नहीं मालूम था कि औरत के ऊपर भी ये करना है, थॉट हाँ, मर्द की हद तक ये होगी या कि वो नहीं बीच में डाइवोर्स दे सकता डिलीवरी के बाद, और बल्कि मेरे ख्याल में सकलिंग बेबी का कोई वैसे भी जी कुछ हाँ। महीनों का उधर तक भी मेंटेनेंस वगैरह देनी होती हाँ है। जी, वो डेफिनेटली बट ये इट्स द अदर वे अराउंड, की औरत भी नहीं कर सकती। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड शी कैन फाइल अ सूट, मैंने बताया, लेकिन इफ द डिक्री इज पास्ड दैट विल नॉट बिकम इफेक्टिव। हमने इनको एक टास्क दी थी सर, असाइनमेंट वगैरह, उसके अंदर अभी ये बना के जो इसके अंदर लाए हुए हैं, उसमें भी एक ये नुकता था कि दैट वुमन इज प्रेग्नेंट। तो उसको डाइवोर्स वगैरह अगर आप ये कर रहे हैं तो व्हेन डज दैट, अगर वो खुद जाती है तो व्हेन डज दैट बिकम इफेक्टिव। और वो डिक्लेयर लेके प्रोनाउंस कर सकता है मर्द वगैरह, लेकिन इफेक्टिव वो होगा इफेक्टिव, अपॉन यस। अपॉन आफ्टर द डिलीवरी। मैं आपको इसको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे। मैं सॉरी आपको पहले एक और चीज़ यहाँ बता दूँ। इन ऑर्डनरी केसेस हम ये समझते हैं कि कोर्ट से दावा डिग्री हो गया और तलाक हो गई।
ऐसा नहीं है, वो तलाक नहीं हुई। आपकी लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक भी वो डिवोर्स नहीं हुई। लॉ ऑफ द लैंड ये है कि कोर्ट से डिग्री पास होगी, वो डिग्री भेजी जाएगी वही आर्बिट्रेशन काउंसिल को, और वो आर्बिट्रेशन काउंसिल फिर उसके ऊपर प्रोसेस करेगी। वो दोनों पार्टीज को नोटिस करेंगे, वो बुलाएंगे, और फिर वो रिकॉन्सिलेशन की एफर्ट्स होंगी। और फॉर 3 मंथ 90 डेज़ का पीरियड है। विद इन 90 डेज़ अगर उनकी सेटलमेंट हो जाती है, रिकॉन्सिलेशन, तो वो डिग्री ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा वो रिकॉन्साइल हो जाएगा मैटर। और अगर नहीं कामयाबी होती तो फिर आफ्टर 90 डेज़ दैट डिवोर्स विल बिकम इफेक्टिव, एंड देन द सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द आर्बिट्रेशन को। तो खुला में भी ये प्रोसेस, ये याद रखिए। आपको किसी ने वकील कर लिया, किसी का खतून है, तो आप उसको एंड तक पूरा प्रोसीजर बताइएगा, और ये याद रखिएगा कि आपका प्रोसीजर कंप्लीट का होना है। आपने दावा किया, दावा डिग्री हो गया, बस घर नहीं बैठ जाना। फिर उस डिग्री को, और नॉर्मली यहाँ कोर्ट्स में लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि कोर्ट भेजेगी, लेकिन नहीं भेजते। सो आप पार्टी को कहें कि खुद जाके उसकी टेस्टेड कॉपी आर्बिट्रेशन काउंसिल में जमा करवाएं। आर्बिट्रेशन काउंसिल का फिर 90 डेज़ का टाइम है, वो 90 डेज से पहले इशू नहीं कर सकते सर्टिफिकेट, ये भी याद रखें। 90 डेज गुजरेंगे, देन दे विल इशू अ सर्टिफिकेट। जैसे नादरा से वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं ना, क्योंकि आजकल चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, और किसी ने ट्रैवल करना है, बाहर जाना है, उसको हर जगह ये हैज़ टू शो कि मेरा स्टेटस क्या है, हम डिवोर्सी, डिवोर्स कहाँ हुई, ये फलां, और वो फिर इंटरलिंक्ड हो जाता है नादरा के साथ। तो वो सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं लेंगे, आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो। नहीं, डेट ऑफ डिग्री से होती है। हम्म। देखिए, खुला को किसी सूरत भी नहीं सेटिस्फाइड कराएगा, इसलिए कि खुला इज़ ए राइट ऑफ ए वुमेन। तो ना आपका मज़हब ये कहता है, ना आपका कानून ये कहता है, ना मोरालिटी ये कहती है कि आप किसी को फोर्स करें कि वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी के साथ ज़िंदगी गुजारे। वो तो फिर नई से तरह से नई शादी करनी होगी, वो तो फिर जो आगे है तो नई शादी में इन बिटवीन भी कुछ करना होगा। देखें, बात यह है कि इस तरह आते हैं उस पर। देखिए, किसी बात यह वकील है, ने इश्तेहार भी लगाया हुआ था सिविल कोर्ट के अंदर, ऑफरिंग सर्विसेज, अब इस तरह देखिए के वो भी आपको तो मिल अब जाते हैं। उसके अंदर डिफरेंट बड़ी डिबेट है कि वो किस सूरतों में होता है और वो क्या है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बात ये है कि हमने चूँकि इसके अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। हमने बीइंग ए लॉयर देखना है कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। अब वो चाहे आप किसी स्कूल ऑफ थॉट्स, रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट के साथ, वो उसके मुताबिक वो गलत है या सही है, हम उस डिबेट में नहीं जा सकते, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड ये है। हाँ, अगर स्टेट उसको चेंज कर दे लॉ को, तो फिर हमने उसके मुताबिक चलना है। तो हमने ये देखना है कि इस वक्त हमारा लॉ ऑफ द लैंड, आपका लॉ ऑफ द लैंड ये है कि इवन इफ इन केस ऑफ खुला और अदरवाइज, आपके डिवोर्स उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होनी जब तक आर्बिट्रेशन काउंसिल नहीं सर्टिफिकेट दी। अब ये इस्लाम में तो कहीं नहीं है, लेकिन चूंकि लॉ ऑफ अब जैसे ना निकाह नामे का कंसेप्ट है, अदरवाइज कहीं तहरीरी फॉर्म में तो कहीं नहीं है कि निकाह नामा होना चाहिए और उसके इतने गो ऑन वो रजिस्टर होगा। लेकिन चूंकि वो आपका लॉ ऑफ द लैंड है, आपको फॉलो करना है उसको, तो उसको उसी तरह रजिस्टर होना है। एक इसके बरक्स में आपको आपकी इजाज़त से एक एग्जांपल देता हूँ। औरत की पहले शादी थी, उसने प्रॉपरली डिवोर्स नहीं किया, डिवोर्स का सर्टिफिकेट नहीं लिया, डिवोर्स करके दूसरे बंदे से शादी कर ली। वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी वगैरह थी, बच्चे वगैरह भी हो गए सारे के सारे, और वहाँ पे इकट्ठे भी रहते भी रहे सारे के सारे। निकाह नामे में लिखा हुआ था, एक होता क्लॉज के पहले शादीशुदा है कि नहीं, उसने नो छुपाया। उस हस्बैंड ने जाके बाद में ये मुकदमा उसके ऊपर कर दिया कि इस मैरिज को झूठ की बेसिस के ऊपर था, जो मेरे बच्चे हैं दे आर नॉट माई वैलिड, बिकॉज वो डाइवोर्स वगैरह करने के लिए, इसलिए मुझे 50% ऑफ द प्रॉपर्टी इसको नहीं देनी मैं, अगर इफ आई वांट टू गेट आउट। और यहाँ पे पर्चे वगैरह ये वो सारी की सारी चीजें इसके ऊपर, इट कैन गेट वेरी वेरी डर्टी एज वेल। इस पे आपको ये केस लॉ भी अलबत्ता मिलेगा
कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सर्टिफिकेट अगर नहीं हुआ और उसने बीच में प्रोनाउंस वगैरह कर दी हुई है पहले हस्बैंड ने डिवोर्स, इट डजंट मीन कि अगले वाली जो शादी है वगैरह वो इलीगल है, और जो पहली वाली उसके अंदर अगर कोई इरेगुलरिटी है उसकी वजह से दूसरी वाली शादी वॉइड हो जाती है। तो आपको व्हाट यू विल बेसिकली सी इज के ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, सर्कमस्टांसिस के मुताबिक कोर्ट नेगोशिएट करती रहती है। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि सर्टिफिकेट नहीं लगा तो इसका मतलब है पहली वाली डिवोर्स ही नहीं हुई और दूसरी वाली मुकम्मल तौर पे, हाँ उसने अगर निकाहनामे में झूठ बोला है उसके उसके बावजूद भी बीच में दूसरी शादी, व्हाट हैपेंस टू द किड्स अगर आपकी दूसरी शादी हो गई और वो बंदा कितना बीच में है। दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड जिस पे मैंने यहाँ से एक पर्चे की क्वाशमेंट कर, नॉर्मली 99% केसेस में नहीं होती, हाईकोर्ट ने की, तो ये रिपोर्टेड केसेस भी हैं। सो वंस यू स्टार्ट लुकिंग इनटू इट यू विल सी कोर्ट्स आर ट्राइंग टू नेगोशिएट ह्यूमन रिलेशंस लोगों के दरमियान इन अ वेरी बैलेंस्ड अंदाज के अंदर। तो आपको हर चीज़ वैसे वैसे अथॉरिटी। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अब लॉज के आपका अंदर कोई क्वेश्चन भी क्या है, व्हाट जजमेंट इज हो, द कॉन्फ्लिक्ट? एक शिया एक सुन्नी है, ठीक है। और एक उसने एक सिटिंग के अंदर 3 तलाकें प्रोनाउंस कर दी हैं। अब एक जगह पे एक सेक्ट में अलाउड है, दूसरे सेक्ट में नहीं है। औरत का सेक्ट प्रोवेल करेगा कि मर्द का? अब सवाल ये हुआ कि क्या डिवोर्स हुई कि नहीं हुई। अब ये सवाल तो खैर उनके अपने अपने फिक्र के मुताबिक वो फैसला करेंगे, हमने तो देखना है एज ए लॉयर या कोर्ट में क्या है। तो ये तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये तो आउट ऑफ द कोर्ट की बात हो रही सर, राइट। इस सूरत में भी लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक वो डिवोर्स जानी है आर्बिट्रेशन की काउंसिल के पास, एंड दे विल डिसाइड इट, क्योंकि उन्होंने मौसर का सर्टिफिकेट इफेक्टिवनेस का उन्होंने जारी करना। तो वहाँ पे ये अगर कोई पार्टी एतराज़ लेती है कि जी ये नहीं इतराज़ ही नहीं हुई और ये मौसर कैसे हो सकता, तो उस पर वो फिर दे विल डिसाइड, और उसके अंदर भी रेमेडी मौजूद है। मिसाल के तौर पर वो फैसला कर देते हैं और इफेक्टिवनेस का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, एंड वन पार्टी इज एग्रीड, वो समझते हैं नहीं ये गलत हुआ है, तो उन इसी ऑर्डिनेंस के अंदर, इसके रूल्स के अंदर उसका फोरम प्रोवाइड किया गया है रिवीजन का। डिप्टी कमिश्नर जो है डीसी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट दैट डील्स विद द रिवीजनल जुरिसडिक्शन ऑफ दैट मैटर, उसके आप रिवीजन फाइल करते हैं 90 डेज के अंदर, फिर वो हेयरिंग करते हैं और फिर वो उस पर फैसला करते हैं, राइट। चैलेंज यू कैन चैलेंज, कोई भी पार्टी चैलेंज कर सकती है अगर कोई वजह है, जैसे ये बता रहे हैं, जैसे इस तरह की कोई वजह है, वो समझते हैं ये जारी नहीं होना चाहिए था या प्रायर टू टाइम जारी हो गया है या प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, तो इस तरह की ग्राउंड पे उसको चैलेंज किया जा सकता है अभी भी काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स वगैरह फैमिली लॉ में हो रही है, खासतौर पे अगर आप रूल्स में देखें और जब आप इंटरनेशनल जुरिसडिक्शंस की बात करनी शुरू कर देते हैं ना, एक वाइफ उधर है इंग्लैंड के अंदर, हस्बैंड भागा भागा पाकिस्तान में आके, बिकॉज 50-50 होती है, यहाँ पे आके कोशिश करता है डाइवोर्स करने की, वहाँ पे तामील किस तरीके से होती है अगर है एम्बेसी के थ्रू, इसके ऊपर एक रिपोर्टेड जजमेंट है, आप चेक करें, मुस्तफा रमदे साहब सामने से थे, तो मैंने आगे किया, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब की यहाँ पे रिपोर्टेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है कि क्या यूनियन काउंसिल के थ्रू होगा। यूनियन काउंसिल के थ्रू वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे औरत पाकिस्तान से बाहर है, इट विल बी थ्रू द हाई कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ही विल बी डेंटर। इस तरीके से जो टेक्निकल नुकते वगैरह है, इट इज स्टिल अ वेरी फर्टाइल एरिया, और इसके अंदर अगर आप एग्जाम करें वगैरह, और जैसे जैसे शादी और डिस्टेंस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं और मुख्तलिफ जुरिसडिक्शंस के अलहदा हैं, 2 वाइफ्स हैं, इंग्लैंड के अंदर रिकग्नाइज होगी कि नहीं? इट्स इलीगल, पॉलीगमी है, प्रॉपर्टी के अंदर राइट्स वगैरह ये होंगे, यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज की आ जाती है। प्रॉपर्टी इंग्लैंड के अंदर है, उसका क्या होगा? या इंग्लैंड बैठ के अपने कानून के मुताबिक एक विल के ऊपर किसी को दे देता है, बंदों को वहाँ पे एक डिग्री पास कर देता है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज में आएगी, यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट होगी, पाकिस्तान का फर्क है। स्टफ लाइक दैट इफ यू गो इनटू दिस मोर एंड मोर डिटेल के अंदर लॉट ऑफ है। लास्टली मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ, फैमिली केसेस में एज ए फैमिली लॉयर
जो बड़ा क्रूशल पॉइंट है आपके लिए वो है एविडेंस, क्योंकि जो भी फैसला होना है वो ट्रायल कोर्ट से, फैमिली वो ट्रायल कोर्ट से एविडेंस की बेस पे होना है, और अप टिल सुप्रीम कोर्ट बार बार सिर्फ वो एविडेंस ही पढ़ी जानी है। आप लाख चीखते रहें, चिल्लाते रहें जी ये ऐसे नहीं ऐसे है, वो वैसे है, वो ये है वो है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। एविडेंस पढ़ी जाएगी और जो एविडेंस के अंदर आया उसके ऊपर ही फैसला होगा। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। और सॉरी मैं आपकी बात, हम लोग उस वक्त ख्याल नहीं करते एज ए प्लेंटिफ, हम जब हम प्लेंटिफ के तौर पर आप गवाह बयान करवा रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त आपने चीफ उस तरह नहीं करवाना जिस तरह आम केसेस में होता है, आपने एफिडेविट देना है। और एफिडेविट को लिखते वक्त हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि ये हमारी एविडेंस भी है जो सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ी जानी है। उसके अंदर आपने एक एक छोटी छोटी चीज़ मेंशन करनी है। क्यों? फॉर एग्जांपल आप बच्चों का मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, मेंटेनेंस, सो आपको बताना है कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, वो किस स्कूल में पढ़ता है, उसका वहाँ पे स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उसके ऊपर भी उसको खर्चा देना पड़ता है, वो फ्लांट कोचिंग सेंटर में जाता है, वो भी उसको उसके खर्चा है। डिफेंडेंट का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस किस एरिया से कहाँ कहाँ से आप साबित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक केस के अंदर खातून के पास कुछ भी नहीं था, बट शी सेड कि मेरा हस्बैंड जो है ये फलां क्लब का मेंबर है, तो हमने वो मेंशन कर दिया उसको। अब वो या उसको डिनाई करेगा या एडमिट करेगा। अगर डिनाई करेगा तो वी कैन से टू द कोर्ट उस क्लब से इसकी रिपोर्ट मंगवा लें, और अगर एडमिट करेगा तो फाइनेंशियल स्टेटस का काफ़ी हद तक हम साबित करने में कामयाब। तो ये इस तरह की माइनर छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो आपने एफिडेविट लिखते हुए उसके अंदर ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि वही आपकी एविडेंस है और वही आखिर तक पड़ी जाएगी। जी। जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बीवी फॉर एग्जांपल बहुत अमीर है, डिवोर्स के बाद भी बहुत, और उसका फाइनेंस डिसेंट है, तो अगर वो बहुत अमीर है और वो बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज रिगार्डलेस द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन इज ओनली ऑफ द फादर, कि कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो अगर बीवी के पास बहुत पैसे हो फिर भी लेती रहे और इसकी कमर टूटती। हाँ, ये वो चीज़ें हैं जो कोर्ट्स ने देखनी है, जज ने कर फैसला करते हुए देखनी है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ऐसा होता भी है। लेकिन शायद हम देखिए लॉ ग्रो करता है वक्त के साथ साथ। अभी हमारी अदालतें, उनका एक्यूमन इतना एडवांस नहीं हुआ, वो अभी पुराने उसी पे खड़े हैं कि नहीं बाप नहीं देना, बाप ही जिम्मेदार है, बाप ही जिम्मेदार है। जबकि ये बात ठीक है कि आजकल थोड़ा सा ऐसे है कि ख़वातीन भी उतनी ही इंडिपेंडेंट होती हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी होता है, अदरवाइज़ भी पेरेंट्स से या अदरवाइज चीज़ हर सेल्फ इतनी वो है वेल्दी, तो शी कैन अफोर्ड, और वो अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे को महंगे महंगे स्कूलों में दाखिल करती। फॉर एग्जांपल एक खातून जो है वो ज़िद में कि इसके बाप ने तो पैसे देने, वो लाहौर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिल करा देती। दूसरी तरफ वो है जो अफोर्ड ही नहीं करता उसको। अगर वो उसके घर में होती तो वो उसको किस तरह की एजुकेशन दिलवा रहा होता और किस तरह के माहौल में रख सकता। ये हैं जो चीज़ें जो कोर्ट ने फैसला करनी है और आपने फैसला करवानी है, और आपने अपनी एफर्ट से ये चीज़ें साबित करनी है, आपने ये चीज़ें सामने लेके आनी है। अगर खातून की तरफ से हैं तो फिर अपना मौक़िफ़ को कैसे एविडेंस में आपने लेके आना है, और अगर आप डिफेंडेंट हैं तो फिर आपने ये चीज़ें एविडेंस में ये चीज़ें लेके आनी है कि ये जानबूझ के ये कर रही है, हालांकि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस इसको पता है कि इतना है और मैं इस हद तक अफोर्ड कर सकता हूँ, इसे ज़्यादा नहीं कर सकता। हस्बैंड बीवी के नाम के ऊपर चीजें वगैरह रखता है, ये रेजोल्यूशन इसके अंदर एक तो थोड़ा सा अगर ये गाइड कर देंगे बेनामी वाले कानून की इसके साथ क्या इंटरेक्शन है, और दूसरा आजकल औरतों के पास ये एबिलिटी आई है डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्डर और डोमेस्टिक का, वो जो घर से क्या हस्बैंड को एक्सक्लूड करवा सकते हैं, बिकॉज अब वो मेरी नज़र से भी एक डेढ़ गुजरा है कि उन्होंने शो कॉज करना शुरू कर दिया कि क्यों ना तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया जाए अगर घर बीवी के नाम के ऊपर है, वो तुम्हें फारिग कराना चाहती है। हाँ देखिए, बात ये है कि ये वो चीज़ तो है। बिल्कुल सही है। ये लीगली तो बात समझ में आती है कि अगर खामन मालिक है घर का और वो बीवी को निकाल सकता है तो फिर बीवी अपने घर से भी उसको निकाल सकती है, ये तो लॉजिकल ठीक है। कुछ ये वुमेन ombudsman और इस तरह की हेल्पलाइंस भी इन्होंने बना दी हैं वायलेंस अगेंस्ट जबरदस्त डोमेस्टिक भी दे दिए वायलेंस, और पावर। इसमें पावर्स दे दी हैं, तो उसमें ये चीज़ें हैं। मिस यूज़ ऑफ लॉ हमेशा से हुआ है हमारी सोसाइटी में, यहाँ भी हो रहा है, ये लॉज भी बहुत मिस यूज़ हो रहे हैं, और इनकी वजह से ख़वातीन ने चीज़ों को एक्सेजरेट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है।
पहले सिर्फ ये था कि औरत मज़लूम है और मर्द ज़ालिम। अब वैसे काफ़ी हद तक उल्ट हो गया है। तो इन रियल सेंस अगर आप देखेंगे तो मर्द को भी हमने बहुत मज़लूम पाया है और देखा है, और वो बेचारा भी उतना ही सफ़र कर रहा होता है जितना खातून का भी होती है। तो इट इज़ केस टू केस वेरी करता है। बेनामी की जुरिस्डिक्शन लेकिन फिर भी सिविल कोर्ट के पास ही रहेगी, इन हाँ, फैमिली कोर्ट में नहीं आएगी। बेनामी वो का नहीं अगर आएगी। आपने करना है कि बीवी डाइवोर्स कर रही है, असल में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज तो मेरी है, मेरे पैसे से बनी है, अंडरस्टैंडिंग ये थी, टैक्स की वजह से मैंने इसके नाम पे रखी हुई है, तो वो पैरेलल में चलेगा और सिविल यहाँ पे नहीं चलेगा, वो सिविल कोर्ट में जी हाँ, चलेगा। वो सिविल कोर्ट में चलेगा। फॉर द पर्पज ऑफ डाउरी आर्टिक, हाँ। हाँ, ये बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा एविडेंस की तो जरूरत ही नहीं अनफॉर्चुनेट है। एविडेंस की जरूरत उसमें इस तरह है कि जैसे मैंने मतलब बताया कि हम हमारा फ़र्ज़ है दोनों फ्री कैन का दबा के झूठ बोलना। जो खातून है वो कहती है कि मैं सबसे सच्ची हूँ, मेरा खामन बड़ा अमीर है और मेरे माँ बाप ने तो अखीर जहेज दे दिया था, यानी पाँव में अगर जूती भी नहीं है तो वो कहती है कि जी 25 लाख की तो गाड़ी थी और वो फ्रिज भी थी और फलां भी था, और जो जिसने सारी ज़िंदगी कुछ चीज़ नहीं भी देखी थी वो भी लिखवाई होती है सामान जहेज की लिस्ट के अंदर, क्योंकि सबको पता है कि वो लिस्ट तो जब दावा दायर होता है फिर बनती है, बड़ी में मिल जाती है, हम खुद ही बनाते हैं उस वक्त। तो इसी तरह दूसरी तरफ से ये है कि वो स्टेट में रिफ्यूज़ कर देते हैं कि जी हमें तो कुछ भी नहीं दिया था, दोनों ने झूठ बोला होता है। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो एविडेंस में से असरटेन करें और फिर उसके मुताबिक फैसला करें। और थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ लॉयर्स भी हम अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं कि हमने चीज़ों को साबित कैसे करना है, ठीक है ना। अब बहुत सारे केसों में रसीदें ही नहीं होती या पड़ी हुई हैं घर, तो लॉयर ने कहा ही नहीं कि यार ये जो चीज़ें हैं ना इनकी रसीदें ला देना एग्जिबिट करवा लो, ठीक है। और फिर कोर्ट जो है ना वो अंदाजे से फैसला कर देती है, वो कहती है जी जेवर तो चले वो इस तरह होगा और सामान इस तरह होगा। सो यू हैव टू, आपको एज ए लॉयर फॉर द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए ये चीज़ें जो है ना ये सारी लेके आनी है रिकॉर्ड पे। जी, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक ठीक है। देखो बात ये है कि इंस्टिक्टो सेंसो ये फैमिली मैटर्स होते हैं ना, इनको वाकई कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ को एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ साबित करना मुश्किल बहुत है, इसलिए कि वो मामला सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान, ये आप वाली बात है। लेकिन वो औरत, वो बच्ची, वो जिसके पास गोल्ड है उसने किसी को बताना थोड़ी है कि ये मेरी माँ ने मुझे अब उसके जेल में आया था उसने मुझे दे दिया, क्योंकि उसने सबको बताना ही नहीं है। नंबर टू कि वो उसने घर में कहाँ रखा हुआ है, वो साथ लेके फिर रही है या उसने अपने हस्बैंड की किसी अलमारी या सेफ में रखा हुआ है, ये उसको पता है या उसके खामद को पता है। तीसरा कोई उसका गवाह तो होगा नहीं। तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा या कोर्ट को बावर करवाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे है। अब उसको कन्विंस करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि कुछ ऐसी कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे या उसके मुंह से निकलवा लिया जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंडेंट से उसके मुंह से ऐसी बात कहलवा ली जाए जिससे आप अपना मौका साबित कर सकें, और अगर नहीं तो फिर आपका जोर बयान है जिससे आप मनवा लें कोर्ट। डेफिनेटली बिल्कुल किया जाता है, बट दिस इज़ नॉट द कंक्रीट प्रूफ ना। ये तो थे, क्या अब भी उसके पास हैं या उसी वक्त वो ले गए थे या उसके पास रहे, अब ये एक अलहदा से चैप्टर है। वही, देखिए वो थ्रू एम्बेसी आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास जाएगी। पाकिस्तान का एक मोटा सा कानून आप जेब में रख लें, तलाक, निकाहनामा, शादी का सबूत क्या है पाकिस्तान में? निकाहनामा, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ द लैंड है, अदरवाइज तो निकाह पढ़ा जाए तो निकाह हो गया, निकाहनामा ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड है ना इसलिए ज़रूरी है। तो अब आप उस तरह बताता हूँ कि
निकाह के लिए क्या रिक्वायर्ड है? निकाहनामा। और निकाहनामे को क्या करना है? आपने नादरा में रजिस्टर करवाना है इस वक्त। अब आपको नादरा सर्टिफिकेट वो देता है, कंप्यूटराइज्ड, वो आपका निकाह रजिस्टर होता है, उसके अंदर नाराज होता है। इसी तरह वो डिग्री, वो फैसला या वो डिसीजन वो थ्रू एम्बेसी ऑफ दैट कंट्री दैट विल बी सेंड टू द आर्बिट्रेशन काउंसिल कंसर्न, और कंसर्न आर्बिट्रेशन काउंसिल उस पर उसी तरह आगे प्रोसीड करेगी, वही प्रोसीजर फॉलो करेगी, एंड आफ्टर 90 डेज वो फिर सर्टिफिकेट जारी करेंगे। बीवी जो आती है उससे आप पहले पूछते हैं तलाक का हक तफवीज़ हुआ है कि नहीं, कहती है मुझे निकाहनामा पता ही नहीं मेरे पास है वगैरह। तो निकाहनामा हासिल करने के लिए क्या फिर आप नादरा से पहले पता करवाएं और फिर यूनियन काउंसिल आइडेंटिफाई करवाएं और यूनियन काउंसिल से जाके जी डेफिनेटली वो भी हो सकता है। वो आप मुतलका यूनियन काउंसिल चले जाएँ, उसके 4 परत होते हैं, तो वो एक परत तो आपके पास होता है, एक रिकॉर्ड में होता है परमानेंट, तो पता ही नहीं कहाँ पर। हाँ। अब उसमें भी वेरिफाइड अगर तो उस नादरा के रिकॉर्ड से मिल जाए आईडी कार्ड नंबर से तो वेल एंड गुड। अगर वहाँ भी रजिस्टर नहीं है तो फिर उस विरोध में भी ये करते हैं कि हम केस फाइल कर देते हैं और फिर देखते हैं डिफेंडेंट उसको डिनाई करता है या मानता है। अगर डिनाई करता है तो फिर वैसे ही मसला हल हो जाता है। अगर वो मानता है कि हाँ निकाह हुआ था जवाब दावे में, तो फिर वो जो है ना कोर्ट उसको कह सकती है कि निकाह नंबर ले। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, नमाज का टवर तो हुआ चाहता है। फिर तो खुला, वो सिंपल कह रहे कि मैं खुला। मैडम से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा किया आपने। ये एरिया रह बच्चे गया, का opinion। ये एरिया रह गया था। ये भी एक, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये गलतुल आम भी मशहूर है कि पहली बीवी से शादी की इजाज़त लेनी है। इसी तरह कुछ गलतुल आम ये लॉ में वैसे ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे आप बता रहे हैं कि 7 साल की उम्र तक ये, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हम उसको अगर गौर करें कि देर इज़ नो एज, वो एज नहीं है, वो ये है कि इस एज के बाद सेकंड पार्टी कैन अप्लाई फॉर चेंज ऑफ कस्टडी। तो इस तरह है, मसलन माँ ने दूसरी शादी कर ली तो बाप जो है ही कैन एजिटेट द मैटर एंड ही कैन अप्लाई फॉर चेंज ऑफ द कस्टडी ऑफ द माइनर ऑन द ग्राउंड कि द मदर हैज आगे शी हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज। अब मैं जी मैं उसी तरह मानने लगा, सारी चीज़ें याद आ रही हैं उसकी। अब ये है कि ये एक ग्राउंड ज़रूर हो सकती है उसकी अप्लाई करने की, बट दिस उसमें सो कस्टडी ऑफ माइनर्स के अंदर एक चीज़ मोटा सा प्रिंसिपल ज़हन में रख लें कि इसका कोई कानून नहीं है और इसका कोई कानून नहीं बन सकता और ना बनना चाहिए, क्योंकि कानून चीज़ों को पाबंद कर देता है। और यहाँ हर घर की कहानी अलग होती है, हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर बच्चे की कहानी अलग होती है। सो इसका एक गोल्डन प्रिंसिपल जो कोर्ट्स ने सेट कर दिया वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि वेलफेयर ऑफ द माइनर वेयर लाइज irrespective of the age, irrespective of the gender, irrespective of the relation। बहुत से केसेस हमने देखा कि माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, बच्चा किसी तीसरे को दे दिएगा, नाने को, नानी को, दादे को, दादी को, फूफा को, किसी को दे दिया कोर्ट ने, माँ और बाप दोनों की मौजूदगी के बावजूद, बिकॉज सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि नज़र आ रहा था कि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ नॉट विद द मदर, इज़ नॉट विद द फादर। नानी के साथ चल ज़्यादा बच्चा अटैच हो चुका या जिसके पास रह रहा है उसके साथ वो ज़्यादा अटैच हो, उसको डिसलोकेट करना वहाँ से तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो इस तरह बहुत ज़्यादा करना चाहिए। बीइंग ए लॉयर यू शुड स्ट्रेस अपॉन इट। मैं आपको बताता हूँ, बच्चे का ओपिनियन तो हिला के रख देता है, बड़ा वो होता है। एज ए जज मैंने एक बच्ची को मैं नहीं भूल सकता सारी ज़िंदगी वो बच्ची चीख रही थी कि मैंने नहीं जाना अपनी माँ के साथ में। मुझे नहीं समझ आ रही थी वो क्यों नहीं माँ के साथ जाना थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर मदर। उसका एक तरफ बाप खड़ा था उसको, तो मैंने उसका बेटा ऊपर आ जाओ। उसने ऊपर आकर मुझे पता क्या कहा, उसने कहा जैसा आपकी भी बेटी हो। मैं तो आज तक वो बात नहीं भूल सका, मुझे बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो? उसने कहा मैंने नहीं जाना माँ के साथ, मैं अपने बाप के साथ जाना चाहता। सो ये डिपेंड करता है, और कि उसमें मैंने कहा कि इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल हो ही नहीं सकता। अब लॉ, ये अगर हम लॉ पे देखेंगे तो जेंडर देखते हुए माँ बेटी है, फीमेल है, उसको माँ के पास होना चाहिए। उसकी एज देखें तो उसको माँ के पास होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात कि वो बच्ची, आई डोंट नो क्या रीज़न हुई होगी, उसने क्या देखा होगा, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर मदर। अब उसको मैं ज़बरदस्ती भेज दूँ उसके साथ,
तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या तो वो भाग जाएगी या वो बीमार हो जाएगी, मेंटली अपसेट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं वेलफेयर ऑफ द माइंड, जो मुझे देखनी है एज ए जज, आपको देखनी है एज ए लॉयर, आपने देखनी है। डेफिनेटली बहुत होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को समझा के लाया जाता है कि आपने इस तरह बिहेव करना है कोर्ट में, उसके सामने ये करना है, ये अनफॉर्चुनेट। देखिए मैंने बताया ना कि पहली बात तो ये कि हर केस के अंदर तो ये बच्चे की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती, सम केसेस में होती है, और जहाँ होती है वहाँ भी फिर आपने ऐसे, देखिए बात ये कि आपने भी तो अंदाज़ा ही लगाना है। आप बच्चे की ओपिनियन पूछते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे की ओपिनियन के अगेंस्ट भी आपको फैसला करना पड़ता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे ने कहा वो फैसला होगा, क्योंकि बच्चा तो आग भी मांगता है ना पकड़। तो इट इज़, ये फैमिली, ये जो जुरिस्डिक्शन ऑफ ए फैमिली कोर्ट, इसको गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की जुबान में इसको कहते हैं पेरेंटल जुरिस्डिक्शन। सो एज ए गार्डियन कोर्ट और एज ए फैमिली कोर्ट उनको एक्ट करना है एज ए पेरेंट, पेरेंटल जुरिस्डिक्शन। उसमें ये देखना है कि बच्चे का फ़ायदा कहाँ है और बच्चे का नुकसान कहाँ होगा, उसको अवॉइड करना। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बहुत यहाँ पे समटाइम्स करेक्टर असैसिनेशन भी होती हैं, बड़ा कुछ होता है। एक बहुत खूबसूरत केस था वेयर इट वाज द पूरा फोकस जो था वो डिफेंडेंट साइड सा बाप का, वो माँ को बदकिरदार साबित करने पे रहा, एंड दे सक्सीडेड टू प्रूव दैट शी इज़ ए प्रोस्टिट्यूट, द मदर इज़ ए प्रोस्टिट्यूट। तो उसने कहा कि ये जो है बच्चे ये मुझे दे दी जाएँ, ये तो उसके पास रहेंगे। तो बट अल्टीमेटली वो डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट का, उनका किसी, उसका बदकिरदार होना एक अलग चीज़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन उससे उसकी ममता तो नहीं छीनी जा सकती ना। वो जो एज ए मदर उसकी लव एंड अफेक्शन है अपने बच्चों की तरफ, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा इस तरह की ग्राउंड्स, अब ये दोनों तरफ काम कर सकते हैं। इसको इस तरह भी सोचा जा सकता है कि हाँ, इससे बच्चे बच्चे का फ्यूचर ख़त्म हो सकता है, ज़ाया हो सकता है, वो किसी बुरी सोसाइटी में चली जाएगी, बुरी सोबत में पड़ जाएगी, और इस तरह हो जाएगा। इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है, और इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि वो दुनिया की जो भी चीज़ है तो वो माँ ही, और बच्चे की नीड क्या है, उसको अगर प्यार या अफेक्शन या लव चाहिए तो वो माँ से तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो जो मर्जी कर रही हो, उसका अपना किरदार जैसा। सो ये बोथ वे, एंड यू हैव टू अपने आपने देखना है उसके मुताबिक कि आपने क्या चीज़ें साबित करनी है। आई मीन ये भी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अगर आप बाप की तरफ से वो कहता है मुझे बच्चा चाहिए, देन यू हैव टू प्रूव कि शी इज अनफिट मदर। नहीं अदरवाइज आपको तो नहीं, अदरवाइज उनका वेलफेयर लाइज विद द नहीं देखिए, मदर। दूसरी साइड से कई दफा आते हैं लोग वगैरह हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर आप माँ की तरफ से हो रहे हो, मेरे बारे में ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, हाउ डेयर ही झूठ बोल रहा है ये करके, और आग लगा के वो कहते हैं नाउ आई एम नॉट गोइंग टू, बच्चे को बस दो टुकड़े कर देते हैं। ना उसमें वकील को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। यू से यू वोंट गेट द किड अगर आप अनफिट उसको नहीं साबित यस कि डेफिनेटली। वेलफेयर मेरे पास लाई करता है। तो वो चीजें जो आप लिखते हैं, अब झूठा देखिए साजिया यही एक सॉरी सॉरी अच्छा, देखिए यही तो बात है ना जी। एक हमारे यहाँ पे कोर्ट्स ने, देखिए मैं कहता हूँ ये फैमिली और कस्टडी और ये चीज़ें ऐसी हैं, ये एक अजीब दुनिया है, और इसके अंदर कुछ भी फंडामेंटल और कुछ भी हरफ आखर नहीं। आप हर रोज़ एक नई चीज़ ही देखते हैं, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं आप बाज़ बात उनकी भी वायलेशन देख रहे होते हैं, जो खुदा के बनाए हुए चीज़ें नॉर्मल प्रैक्टिस में चल रही होती हैं उनसे भी अगेंस्ट आप चीज़ें होती भी देख रहे हैं। मसलन एक कानून कुदरत है ना कि माँ को बच्चों से बड़ा बहुत ज़्यादा प्यार है, ये कानून कुदरत है, पेरेंट्स को होता है बच्चों को। आप देखेंगे कि जहाँ पे बच्चों ने, माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने हाथों से मारा, रेप किया, अब्यूज़, क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये नेचर के अगेंस्ट चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं पाई भी जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है जो है फैमिली लॉ, और स्पेशली जो कस्टडी के मैटर। वांट फ्रैंकली ये है, इस ना मैं इसमें फैमिली के मुकदमे मैं नहीं लेता,
बिकॉज किसी ज़माने में किए थे, नींद नहीं आती यार, सारे के सारे बच्चा इधर से उधर चला गया डेविस्टेशन वगैरह करने के लिए, आपको इब्तिदा के अंदर आपके पास होगा, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं जज साहब के ऊपर खासतौर पर सुहेल भाई के लिए मैं दाद देता हूँ, ये पता नहीं, आई वुड नेवर इवन वांट टू बी अ जज इन अ थिंग लाइक दैट। दोनों अगर सही हैं, दोनों प्यार करते हैं, दोनों दबा के प्यार करते हैं, कहते हैं बच्चा मेरे पास बट जिद ये है कई तो दफ़ा ऐसा हुआ, हमने हमने बच्चों को बुला के पूछा कि बेटा आप मैं किसके दोनों साथ रहना चाहते हो, तो वो कहता दोनों के साथ। मैं दोनों के पास चाहूँ। देन यू हैव टू डिसाइड क्या करें। और जो चीफें कोर्ट के अंदर होती हैं, आप हिल के रह जाते हैं वगैरह। आप यहाँ पे बीच में हाई कोर्ट के अंदर जो चीफें निकल रही होती हैं बच्चों की, खींच खींच के आप वो लेके जा रहे होते, जज ने तो ऑर्डर कर दिया, इट इज बियॉन्ड, आप हिल के रह जाते हो। और ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी है। मेरा अपना क्लाइंट था, बाप था कि एमए वो माँ के अगेंस्ट कर रहा है, एमए माँ के अगेंस्ट कर रहा है। मैं 2 साल तक, वो खुद बाहर होता था, उसका बाप यहाँ से आके ना, दादा जो है वो मेरे साथ पकड़ के मुकदमा करता था। ना, वाज नॉट वेरी क्लियर ये क्या है, इज नॉट सीरियस। एंड माय इंप्रेशन ऑफ माय ओन क्लाइंट वाज कि ही वाज नॉट सीरियस अबाउट। बट कोर्ट के अंदर वो जिस तरीके से उस बच्चे से लिपट के वो बीच में मिला है, मेरी तो बच के हाथ में आगे कि आई हैड दिस इंप्रेशन ऑफ देम कि वो है, और बच्चे जिस तरीके से रोए हैं और बच्चा जिस तरीके से उससे लिपट के मेरा है, तो ऐसी चीज के अंदर ये मैनेज वगैरह करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने आपको एक कहा कि आपको इब्तिदा के अंदर शुरू में ये सारे के सारे केसेस वगैरह मिलेंगे और आपको आसानी से मिल सकते हैं, बट ऑल्सो फील द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें, बिकॉज इट इज नॉट अ जोक। आप अपने क्लाइंट के लिए पूरी चीज वगैरह ये सारा करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चे के ऊपर तलाक शलाक होती है, होए, खुला शुला होता है, होए, मेंटेनेंस वगैरह होती है, होए वगैरह, बट कस्टडी इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट। और बच्चे का वेलफेयर कहाँ पे, इस जिद के अंदर अपने क्लाइंट को जितवा के, अब वहां पे क्या होगा, मैं तो माजरत कर लेता हूँ, आई डोंट गेट इनटू दीज पर्टिकुलर केसेस। और एक किसी की जिद फैमिली के अंदर थे, जिद के ऊपर मैंने मुकदमा पढ़ा और वो मैंने किया, लेकिन मैं जीत भी किया। अगले दिन वो हेबियस के अंदर बच्चे को रिकवर करवा रहे थे बाप, अगले दिन मैंने उसकी तबीयत भी साफ की, लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई कि अगर मैं हार गया सुबह, बच्चा हमारे पास से बीच में जाके उधर चल गया तो क्या हुआ वगैरह, वो टेंशन समटाइम्स आपसे डील बतौर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जज साहब ने दोनों साइड के ऊपर से आपको अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताया। अल्लाह करे कि आप जुमे की बरकत के साथ आप सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं दोस्त वगैरह, यू विल फील कि जज साहब ने आपको वो पर्सपेक्टिव दिया दोनों साइडों का। ही इज़ अ लीडिंग प्रैक्टिशनर ऑन दिस साइड एज वेल, एंड ही इज़ एक्चुअली वहाँ पे दिल के साथ इन्होंने एडजुडिकेट भी किया हुआ और दिमाग के साथ भी किया हुआ है। आपको उनकी गुफ्तगू से नज़र बीच में आया होगा। सो सर, इट वाज अ सिंगुलर ऑनर कि आप हमारे साथ आए, आपने हमें अपना टाइम वगैरह दिया। हर दफ़ा हम आपको बुलाते हैं, हर दफ़ा प्यार से आते हैं। इनका द अदर मोस्ट इसेंशियल लेक्चर जो कि हर सिविल कोर्ट के मुकदमे में इस्तेमाल होता है, लॉ ऑफ इंजंक्शंस पे सबसे पहले इन्होंने हमें लेक्चर दिया था। वो लेक्चर भी ऑनलाइन अवेलेबल है, अजान हुआ चाहती है। हम तहे दिल से जज साहब का शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे दरमियान आए। तो थैंक यू वेरी मच। एक हम जॉइंट तस्वीर यहाँ पे आपके साथ लेना चाहेंगे, सारे दोस्त अगर आ जाएंगे।